कैटिनो स्वदेश पर आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे मुंबई स्टूडियो से। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। जेरोम पावेल की स्पीच होने वाली है जैक्सन होल सिंपोजियम में और देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन 6 सत्र की तेजी बाजार में हो गई है और इन 6 सत्र में निफ्टी की जो चाल रही है वो करीब 2.5% चढ़ा है। निफ्टी 600 अंकों के आसपास की एक स्ट्रेट रैली हो गई है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नरमी के संकेत दे रहा है। क्या आपको भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या फिर बाजार में डटे रहना है? डटे रहना है तो स्टॉप लॉस क्या होगा? और आज खबरों के दम पर आपके लिए बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ट्रेड्स क्या लेने चाहिए, ये तमाम चीजें हमारे फोकस में होगी। तो अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम सिलसिलेवार ढंग से शो में आगे लेकर चलेंगे, अपने एक्सपर्ट से जोड़कर उनके बढ़िया ट्रेड्स लेंगे, खबरों वाले शेयर बताएंगे, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स होंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि आज के लिए जो 4 सबसे बड़े संकेत हैं वो बाजार के लिए आज क्या है। तो अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि वहां से नरमी के ही संकेत हैं। डाउ नैस्डैक कमजोर हैं और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 60 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। नैस्डैक में लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी है। वहां पर जो हैवीवेट आईटी स्टॉक्स हैं या फिर एआई सेमीकंडक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर कमजोरी आ रही है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, उसके चलते नैस्डैक पर दबाव है। अब जेरोम पावेल की स्पीच पर नजर रहेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एफआईज की कैश में खरीदारी लौट आई है। हालांकि ज्यादा खरीदारी नहीं है, खरीदारी है करीब करीब 1100 करोड़ रुपए के 1200 करोड़ रुपए के आसपास की। लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से जरूर ये पॉजिटिव चीज होगी। क्रूड में थोड़ी सी तेजी है, $68 के आसपास के भाव हैं और उसकी वजह यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम कब होगा इसको लेकर अनिश्चितता है। थोड़ी सप्लाई की चिंता है, थोड़ी डिमांड बढ़ी है और इसके चलते क्रूड को मिला है सपोर्ट। रिलायंस का शेयर जो कि लगातार चल रहा है, अगर हम इस साल की बात करें तो 16% के रिटर्न रिलायंस ने कमा के दिए हैं और पिछले कुछ सत्र में रिलायंस ने अपना गियर बदला है। 1430 रुपए के ऊपर कल हमने शेयर को निकलते हुए देखा। जेपी मॉर्गन इस पर बुलिश है और हो सकता है कि आज फिर से हम रिलायंस में उत्साह देखते हैं क्या होता है। वैसे 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम पर भी नजर होगी तो उसके अपडेट्स क्या आएंगे, बाजार उनको भी ट्रैक कर रहा होगा। लेकिन विप्रो की एक नई डील की तैयारी है तो विप्रो भी फोकस में रहेगा। आईटी शेयरों में मोमेंटम हमने परसों के सत्र में जबरदस्त देखा था, कल थोड़ी हमने देखा कि सुस्ती आई। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस करके चलिए। इस शेयर ने भी पैसे बना के वैसे तो दिए बहुत हैं, तो और पैसे जब बनते हैं तो प्रमोटर सोचते हैं कि थोड़े पैसे हम भी भुना लें। तो ब्लॉक डील आज होगी 1395 करोड़ रुपए की, इस पर नजर हमारी रहने वाली है। बिल्कुल, आप देखें तो डोमेस्टिक क्यूज तो स्टेबल है लेकिन ग्लोबल क्यूज इस पे सारी नज़र लगी हुई है। मानसी, एक तो जैक्सन होल सिंपोजियम का मीटिंग चल रहा है, पावेल की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगी। इसके अलावा भी ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत आ रही है। ट्रंप वापस एक्टिव हो चुके हैं और हमें बिजी कर सकते हैं वीकेंड में। तो ज़रा किस तरह देख रहे ग्लोबल क्यूज का सेटअप? लेकिन देखिए ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं नहीं आ रहा, अब धीरे धीरे सब रिलैक्स हो रहा है, सारे एसेट क्लासेस भी पॉज पे आ गए हैं। ज़रा बताएं। एब्सोल्युटली शरद, आपने सही कहा। ग्लोबल क्यूज सबसे पहले आपके सवाल का जवाब आज वीक नजर आ रहे हैं। लेकिन यस, डोनाल्ड ट्रंप और उनका ये जो एक तरीका है ना, ये तरीके को अब सारे के सारे देश और दुनिया समझ चुके हैं। वो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस से कुछ ना कुछ बयानबाजी करते जरूर रहेंगे। अब इसको लेकर हम परेशान नहीं हो सकते और वही हम कर रहे हैं। हम रैशनल अप्रोच अपना रहे हैं बिकॉज इतना अगर उनकी तरफ से बयानबाजी आ रही है उसे लेकर कोई पर्टिकुलर देश और उसके बाजार जो है अफेक्ट कब तक होंगे। और अगर ताज़ा बयान की बात करें, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया यूक्रेन मामले में आगे दिलचस्प घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वो एक बयान। लेकिन भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन एंड टैरिफ के फ्रंट पर उन्होंने काफी तल्ख बयान दिया है। उनका ये कहना है कि बकवास है ये कि भारत को रूसी तेल खरीदने की जरूरत है। सबसे पहली बात, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किसी भी देश के राजनेता जो है वो अपने देश में उन्हें क्या कुछ करना है उसको डिसाइड कर सकते, लेकिन किसी और देश में और किसी और देश को क्या करना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत से मजबूर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। हाँ, आपको बता दें कि 27 अगस्त को भारत पर लगने वाले टैरिफ जो है वो 2 गुने होने जा रहे हैं। टैरिफ इम्प्लीकेशंस जो है वो इन प्रैक्टिस आते हुए दिखेंगे। और साथ ही पीटर नोवारो जो कि ट्रेड एडवाइजर है व्हाइट हाउस के, उनकी तरफ से भी एक बयान है कि भारत खून खराबे में अपनी भूमिका को नहीं मानना चाहता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब टैरिफ के फ्रंट पर जो होना है और वो सारे जो भी नेगोशिएशंस हैं, अच्छे नेगोशिएशंस की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं सब, लेकिन देखेंगे उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो किस तरह से पड़ते हुए नजर आएंगे।
लेकिन भारत अपना रुख बरकरार रख रहा है और भारत खुद अपनी इकोनॉमी को किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जा सकता है उस पर कामकाज कर रहा है। भारत सरकार भी इस पर कामकाज कर रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो लास्ट वीकेंड हमने देखा, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेकर जो एक बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा, सेंटिमेंट हम हमारी तरफ से तो काफ़ी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पर कंटिजेंसी, अनसर्टेनिटी और अनिश्चितताएं भले ही आती रहें, लेकिन चलिए अब अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, बीती रात कमजोर संकेत हमने देखा, वीकर क्लोजिंग नजर आई। डाउ जोन्स उतार चढ़ाव के बाद करीब 152 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ। नैस्डैक में भी टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है और भारत में हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर ने कमबैक किया है, लेकिन यूएस के मार्केट्स में टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स जो है नैस्डैक में बिकवाली लगातार जारी है। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले। बड़े टेक्नोलॉजी और एआई शेयरों में कमजोरी से नैस्डैक पर खासतौर से दबाव पड़ता हुआ दिखा है। एसएनपी 5वें सत्र में फिसलता हुआ नजर आया। फरवरी 2025 के बाद सबसे लंबी गिरावट S&P 500 में इस वक्त देखने को मिल रही है। गूगल को मेटा से 6 लाख से के लिए 6 साल के लिए $10 बिलियन का एक क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो ऑन द बैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विन, गूगल के स्टॉक प्राइस में मोमेंटम रहा। इस हफ्ते की अमेरिकी बाजार की चाल भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। जैक्सन होल बैठक का दूसरा दिन, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और आज यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के संबोधन पर सभी की नजरें रहेंगी। एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत हैं। निक्केई में 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, हल्की सी तेजी पर कामकाज देखने को मिला है। कोरिया और कॉस्पी के बाजार में लगातार सेकंड ट्रेडिंग सेशन है, जबकि तेजी का रुख नजर आ रहा है। और बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर मैं बात करूं, मजबूत डॉलर से सोने पर दबाव जारी है। विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर में हम देख रहे हैं अपमूव्स हैं, मोमेंटम है। और अभी थोड़ी देर पहले कमोडिटी एक्सपर्ट से भी हम बात कर रहे थे, इन कंपैरिजन गोल्ड के मुकाबले सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और भारतीय बाजार में तो फेस्टिवल डिमांड है जो कि आगे प्ले आउट करेगी ही, तो इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल में हम तेजी देख रहे हैं और डिमांड काफी हद तक है और इसके सामने सप्लाई की चिंता लगातार बरकरार है। $67-68 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। विदेशी बाजार में $3,383 के स्तर पर सोने में हम देख रहे हैं कामकाज। और साथ ही अगर आप देखेंगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस की 4.32% एंड डॉलर इंडेक्स 98-99 के लेवल्स के आसपास देखने को मिला है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं, करीब 84 अंकों की बिकवाली गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन की तरफ से नजर आ रही है। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, यूएस के मार्केट्स में बिकवाली का दबाव रहा। सो ऑन द फेस ऑफ इट दिस मॉर्निंग भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हम जो चलेंगे तो हमारे ट्रिगर्स के बल पर ही चलेंगे। तो चलिए अब हमारे ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। हमारे लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक क्या कुछ कर रहे हैं ये जान लेते हैं। आई थिंक 32nd सेशन है, जबकि DIIs भारतीय बाजार में खरीदारी का रुख अपना रहे हैं और टू अर्ली टू से, लेकिन FIs के एक दिन की खरीदारी का आंकड़ा भी हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। दोनों ही कैश मार्केट में DIIs और खरीदारी के डेटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। FIs ने 2 दिन की बिकवाली दिखाने के बाद कल के सत्र में अब खरीदारी देखी। 8 अगस्त के बाद सबसे ज्यादा खरीदारी का आंकड़ा 1246 करोड़ का। हम लगातार आपको बता भी रहे थे कि FIs के अगर खरीदारी के डेटा आते भी है एक हाथ सेशन में, क्वांटम बड़ा छोटा होता है। जैसे 18 अगस्त को 550 करोड़ की खरीदारी की थी। अब 8 अगस्त के बाद की सबसे बड़ी खरीदारी FIs ने कल के सत्र में 1246 करोड़ की है। DIIs लगातार खरीदारी और कन्वेक्शन बाजार में दिखा रहे हैं। 2546 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा वहां पर आता दिखा। अभिषेक, विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से डेटा पॉइंट्स इस वक्त हमारे सामने हैं। भारतीय बाजार की तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है? मानसी, तस्वीर ठीक है, तस्वीर में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 6 दिन की लगातार तेजी हो गई है, 2.5% निफ्टी चल गया है 600 पॉइंट, तो थोड़ा कॉशियस मुझे लगता है रहना चाहिए। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। अब देखिए, ट्रंप को लेकर ना वो एक अनिश्चितता वाली तलवार हमेशा लटकती रहती है कि वो क्या बोल देंगे। और अब ये पीटर नवारो का जो बयान आया है, ये ट्रंप के एडवाइजर हैं, तो ऐसा मानना चाहिए कि इन्हीं के सलाह पर ट्रंप जो कुछ अनाप शनाप जो बयान देते हैं वो देते हैं, क्योंकि पीटर नवारो ने भी कुछ उसी तरह का स्टेटमेंट दिया है। देखिए, दोनों की एज ऑलमोस्ट सिमिलर है, 76 साल के पीटर नवारो भी हैं और बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को रूस के तेल खरीदने की क्या ज़रूरत है। अब भाई साहब, आप थोड़े बताएंगे हमें कि हमें ज़रूरत है या नहीं है। भारत ने बार बार बता दी है कि नहीं, हमारी अपनी स्ट्रेटजिक ज़रूरतें हैं, हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें ख़रीदना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा है कि हम तो अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीद रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये प्रेशर टैक्टिक अब लगता नहीं है कि अब ये काम आएगा मानसी। और बाजार भी अब धीरे धीरे इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाह रहा है।
भारत ने भी जो फैसले लिए हैं, आप देखिए, चाहे जीएसटी के फ्रंट पर हो, या फिर हमने देखा है कि चाइना के साथ भी अपने व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश लगातार चल रही है, वो इसी के चलते लिए हैं कि जो टैरिफ के इम्पैक्ट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और उसके शॉक इकोनॉमी को ना लगने दिए जाए। भारत में चीन के राजदूत हैं शू फेईहोंग, उनका भी स्टेटमेंट आया है और बड़ा सधा हुआ स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका लंबे समय से फ्री ट्रेड से फायदा उठाता रहा है, लेकिन अब ये टैरिफ का इस्तेमाल सौदेबाजी के रूप में वो कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं 50% का, चीन उसका कड़ा विरोध करता है और चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि 1+1 अगर होता है तो ये 2 से भी अधिक प्रभावी साबित होगा। तो साफ तौर पर ये भारत, रूस और चाइना का अलायंस भी दिख रहा है। और हम पहले भी कहते रहे कि अब चूंकि ये तीनों के तीनों देश ब्रिक्स में पार्टनर हैं, तो इसको लेकर ही ट्रंप की तलखी है। तो मेरा मानना है कि ज्यादा इसको लेकर जो अमेरिका ने जो कहा है, जो पीटर नोवारो ने कहा, बहुत उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अब ये गिफ्ट निफ्टी आपको 80 अंक इसलिए नहीं दिख रहा है कि नहीं अमेरिका ने कुछ कह दिया है, फिर अमेरिकी बाजार में कोई प्रॉब्लम है, ये इसलिए गिर रहा है कि हमने 6 सत्र की लगातार तेजी देख रही है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती है। अब जो ये है कि एफआईज की जो कैश में खरीदारी आई है, जिसकी बात आप कर रही थी, छोटा क्वांटम है। हालांकि अगर आप ये देखेंगे कि जो लॉन्ग होल्डिंग लगातार इंडेक्स फ्यूचर में 10% के नीचे थी, वो काफी टाइम के बाद 10% के ऊपर आ गई है। तो एफआईज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कर तो रहे, लेकिन थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और हो सकता है कि एफआईज की तरफ से आते हुए हम देखेंगे भी। आज के लिए अगर आप निफ्टी की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो 25,050 के ऊपर कल क्लोजिंग बड़ी अच्छी मिली है निफ्टी में। हो सकता है कि 6 सत्र की तेजी के बाद बाजार थोड़ा सुस्ताए। कल भी हमने देखा कि कंसोलिडेशन वाला एक फेज था, हालांकि निफ्टी ने अपने गेंस को प्रोटेक्ट किए। 25,000 और 24,900 ये 100 अंकों की सपोर्ट रेंज मान के चलिए। 25,150 पर निफ्टी को थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। हफ्ते का चूंकि आखिरी कारोबारी सत्र है, तो पोजीशन को थोड़ा लाइट रखने में ना समझदारी है, एहतियात के तौर पर आप लाइट रखिए। थोड़ी अनिश्चितताएं, ऐसा नहीं कि बाजार के लिए सब कुछ ठीक हो गया है। ये जीएसटी वाली जो चीजें हैं ना, ये बाजार को थोड़ा और सपोर्ट देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़े सतर्कता बरतनी चाहिए। 24,950 तक मुझे लगता है कि अगर आपको निफ्टी मिलता है आज के सत्र में, तो आपको बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करने में बाजार में जोखिम है। अगर बाजार मान लीजिए कमजोर होता है, कमजोर कब होगा? मेरे हिसाब से जब तक 24,800 का लेवल बचा हुआ है ना, तब तक ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात बाजार में है नहीं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है, जितने भी क्रूशियल ईएमएज हैं, चाहे वो 5 दिन का हो, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 200 दिन, सबके ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है 24,942 है, 10 दिन का 24,838 है, कंफर्टेबली निफ्टी उसके ऊपर है। तो ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि कुछ रोज रोज कुछ ना कुछ नए सेक्टर निकल के सामने आ रहे हैं। आईटी का सपोर्ट हमने परसों के सत्र में देखा, रिलायंस का सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। बैंकिंग में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा पीछे एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक में तो कल स्ट्रेंथ देखी है, एचडीएफसी बैंक में भी अगर मान लीजिए बाइंग लौट के आ जाती है। एलएनटी को लेकर भी अच्छी खबरें भी है, एलएनटी ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया, भारतीय एयरटेल ने सपोर्ट करने का काम किया। तो जो बड़े शेयरों की लीडरशिप है ना, वो कमोबेश बाजार के लिए वो है, और मुझे लगता है कि ये आगे भी रहने वाली है। कोई सेंटिमेंट को डेंट करने वाली कोई न्यूज बाजार के लिए है नहीं। बाय ऑन डिप्स आपको करना है, आज की गिरावट से घबराना नहीं है। और 24,900 से 25,000 ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये सपोर्ट के तौर पर आज के सत्र में काम करेगी। 25,150 की बाधा जब पार कर लेगा निफ्टी, तो फिर आगे की चाल हम देखेंगे। वैसे आज के सत्र में मुझे कल की तरह ही ट्रेड लग रहा है कि आज भी शायद एक रेंज बाउंड ही आप ट्रेड देखेंगे, एक छोटे से दायरे में उठापटक होगी। जी बिल्कुल अभिषेक, रेंज बाउंड मूव रह सकता है। लाइट ही ट्रेड रखें, अपने पोजीशंस रखें। ओवर द वीकेंड बहुत सारे ग्लोबल अनाउंसमेंट्स भी आ सकते हैं और जीएसटी में भी बहुत सारी बातचीत चल रही है, जिस तरह स्टेट और काउंसिल के जो है अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन कल लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड में निफ्टी बैंक में एक अच्छी अपमूव आई, और देखिए जो दो भी सबसे बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, दोनों ने ही बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। आप यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो इन दोनों स्टॉक्स पे एक सपोर्ट आया, खास करके आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से तो ड्यूरिंग द डे दिखने मिला है। डेज हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। अभिषेक, लगता है कि अगर एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सपोर्ट दिखाए तो आज निफ्टी बैंक पे ज़्यादा अच्छा सेटअप देख रहा है निफ्टी के साथ, क्या रणनीति होनी चाहिए?
शरद देखिए, निफ्टी बैंक ना एक रेंज में है और निफ्टी के मुकाबले थोड़ा शांत है, थोड़ा शांत भी है और अपने स्वभाव के विपरीत थोड़ा चंचलता भी कम दिख रही है और एक रेंज में ही है। रेंज क्या है? 55,500 और 56,000 ऊपर की तरफ, ये 500 पॉइंट की रेंज है और आप पिछले कुछ सत्र से देखिएगा इसी रेंज में है। आईसीसी बैंक चला तो है लेकिन अभी लीडरशिप वाला रोल में नहीं आया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई, इनको अभी लीडरशिप की भूमिका में आना है। वो थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है। हो सकता है कि निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि क्या है कि देखिए थोड़ा सेक्टर चर्निंग भी होती है। पैसे तो वही है ना, लोग वही हैं। तो अब हमने देखा कि कंजम्पशन वाले शेयरों पर लोग टूट के पड़े पिछले कुछ दिनों में। ऑटो वाले शेयरों में लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। टेलीकॉम को लेकर अच्छी खबरें आई तो टेलीकॉम में पैसे थोड़े शिफ्ट होते हुए दिखे। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में बाइंग हुई। तो अभी थोड़ा सा बैक सीट पर है निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी बैंक कोई ऐसी वीकनेस के साइन नहीं है। ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक कमजोर है। अगर आप पिछले 6 सत्र की बात करें जिसमें निफ्टी 2.5% चला है, तो निफ्टी बैंक ये आधी रफ्तार रही है, करीब 1.25% के आसपास की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। और देखिए जो सपोर्ट मिल रहा होगा ना, बैंकिंग फाइनेंशियल में एफआईज नहीं, डीआईआईज यानी कि घरेलू फंड्स भी ठीक ठाक उनका वेट होता है। और अगर आप डीआईआईज को देखेंगे, लगातार 33 सत्र की डीआईआईज की बाइंग हो गई है। अगर मैं सिर्फ आपको अगस्त के आंकड़े बताऊं तो अगस्त में 66,500 करोड़ रुपए की डीआईआईज ने बाइंग की है। तो डीआईआईज के पैसे कहां जा रहे हैं? ये निफ्टी बैंक को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, उनमें पैसे फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग में निश्चित तौर पर आ रहे होंगे। थोड़ा पीछे जरूर है लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो मेरा मानना यह है कि 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बने रहना चाहिए। और 56,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस है। 55,500 पर एक सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी बैंक को। 56,156 सोमवार को हमने ये लेवल देखे थे। इसके पार जब निकल जाएगा तो फिर से हमें ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि निफ्टी बैंक चलने के लिए तैयार है। अदरवाइज ये 1,500 पॉइंट की रेंज ही ये निफ्टी बैंक के लिए दिखाई दे रही है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर नीचे आपको मिले 55,500, 550, 600 के आसपास अगर मिलती है तो निफ्टी बैंक में भी आप बाइंग कर सकते हैं। कल आईसीसी बैंक ने गियर बदला है, देखते हैं कि क्या आज ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन आता है क्या। 2,000 रुपए के लेवल के आसपास हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक टिकने में कामयाब है। 830 रुपए के आसपास के भाव एसबीआई के हैं। अगर ये दोनों बैंक अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पर सपोर्ट मिलेगा। तो बाजार के लिए कोई टेंशन मुझे नहीं लग रही है। बस ये है कि अब 6 सत्र की तेजी हो गई है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ट्रंप को लेकर थोड़ी सी चिंता होती है कि ट्रंप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। अदरवाइज मामला मुझे लगता है कि यह ठीक ठाक है और एफआईज की ये शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे बढ़ने के संकेत मिल गए हैं। 10% के ऊपर काफी दिनों के बाद ये होल्डिंग आई है एफआईज की। तो बाजार में थोड़ा सेंटिमेंट यहां से बेहतर होंगे। देखते हैं कि कितने पैसे डिप्लॉय करते हैं फाइज। और जेरोम पावेल की स्पीच भी फोकस में होगी। जेरोम पावेल क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, अमेरिका में कितनी दरें घटाने के लिए वो तैयार होते हैं, संकेत उसके दे देंगे। बाकी फैसला तो सितंबर में होगा, तो उस पर हमारी निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। अंडर कंट्रोल नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस का ट्रेंड है। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार की चाल कैसी रही है। आपको बता दें, फिर से एक बार वो प्लेट आपके सामने लेकर आते हैं, लास्ट 6 सेशंस आपके व्यू। और अगस्त 14 की अगर बात करें 24,673 पर निफ्टी था और वहां से लेकर आज के सत्र की अगर बात करें हमने 25,153 कल तक की अगर बात करें यहां तक इंट्राडे हाई भी देख लिए हैं। सो क्लियरली 24,673 जहां पर हम थे 6 दिन सेशन से पहले जब बाजार में तेजी का मोमेंटम चला था, वहां से 25,000 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां तक पहुंचते थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते थे। उससे आगे बढ़ 25,153 तक के स्तर तो हमने देखे हैं। अब 6 सेशंस की जो तेजी देखने को मिली है, इसके ठीक बाद आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन, तो हो सकता है कि शायद मार्केट पार्टिसिपेशन कम हो और एक फेज ऐसा नजर आए जबकि मार्केट में कोई बहुत बड़ा ट्रेंड ना दिखे। लेकिन ऑल इन ऑल सिचुएशन काफी हद तक पॉजिटिव एंड इन कंट्रोल नजर आ रही है, क्योंकि विदेशी बाजार से भले ही जितने भी बयान यूएस के मार्केट से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हो, लेकिन उसके सामने कई सारे बूस्टर डोज है जो कि भारत को मिलते रहे हैं, सरकार की तरफ से भी है। इस बीच हमने ये भी देखा, हमने आपको बताया भी था कि ट्रंप का वार और चीन बना भारत का यार। हाँ, चाइना जो है वो लगातार स्टेटमेंट्स दे रहा है और बता रहा है कि अगर चाइना और इंडिया
बड़ी इकोनॉमी, दो बड़ी इकोनॉमी यूएस के सामने खड़ी हो जाती है, सो ये काफ़ी हद तक इन इटसेल्फ 1+1 का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। ये शू फेड होंग, जो कि भारत में चीन के राजदूत हैं, उन्होंने बयान दिया है। यूएस के खिलाफ है चीन, भारत के साथ इस वक्त। सो क्लियरली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सिचुएशन बनती दिख रही है। अब भारतीय बाजार में आज के क्यूज की अगर बात करें, इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व्स के डेटा आने वाले हैं। इसके अलावा यूके में रिटेल सेल्स के डेटा आएंगे। सीपीआई के फ्रंट पर जापान के बाजार में इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स होंगे। भारतीय बाजार में एजीएम्स हैं, सुवेन लाइफ, मिंडा कॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक, महानगर गैस, टीवीएस मोटर, एमआरपीएल। इन तमाम एजीएम से ठीक पहले इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम जो है वो नई दिल्ली में अगस्त 23 तक चलने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो की नोट एड्रेस डिलीवर करने जा रहे हैं। सो ढेर सारे इवेंट्स हैं और इवेंट के साथ साथ बाजार जो है चल रहा है। और इवेंट्स की जहां बात चली है, अब कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि विदेशी बाजार के संकेत, FISDS का डेटा और स्ट्रैटेजी हमने आपके सामने रखी, लेकिन एक्सचेंजेस पर खबरें भी ढेर सारी आ रही है। और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सेक्टर वाइज काफ़ी सारे मूव्स हैं, खबरें भी ढेर सारी है, स्टॉक वाइज एज वेल। शरद, राइट? ये बिल्कुल, और ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, और बाजार में जिस तरह अभिषेक बता रहे थे 6 दिन की तेज़ी है, तो इनकैशमेंट्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स देखिए तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे देखिए सुनीता रेड्डी जो है अच्छी स्टेक बेचने वाले 1.25% स्टेक, और ऑलरेडी अपोलो हॉस्पिटल चल चुका है, हमने टेक्निकल एनालिस्ट बता भी रहे थे। तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन लगभग 1400 करोड़ रुपए का जो ये डील होगा, डील प्राइस 2% डिस्काउंट पे है, तो स्टॉक पे थोड़ी सी इनिशियल नीजक रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकती है। HUL की बात करें तो मैनेजमेंट रिजिग हो रहा है, जहाँ पे निरंजन गुप्ता सक्सीड करेंगे रितेश तिवारी को एज द CFO 1 नवंबर से। थोड़े दिन पहले प्रिया नायर को भी जो MD/CO लिया गया था। देखिए ये सारे जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कंपनी के अंदर ही हो रहे हैं, तो रिजिग जो है कंपनी के अंदर ही चल रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है। वेदांता की बात करें तो सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, 16 रुपये प्रति शेयर का रहेगा। टोटल डिविडेंड अमाउंट 6300 करोड़ का है, और रिकॉर्ड डेट नोट कर लीजिए 27 अगस्त को है। ये स्टॉक 12% डिविडेंड यील्ड देता है। विप्रो की बात करें तो ER&D फर्म हरमजीत कनेक्टेड सर्विसेज को जो एक्विजिशन करेंगे 3200 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन रहेगा। वही BSE की बात करें तो स्टॉक में ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है, आज एक और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जुड़ गया है। नंद कुमार सरवदे वो रिजिग्नेशन दे रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उतना खास होता नहीं ये न्यूज़ फ्लो, लेकिन देखिए इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चल रहा है, तो इसके कारण जो है और भी इम्पैक्ट आ जा सकता है। इटर्नल की बात करें तो हाल ही में इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट जो है लॉन्च किया था, और अब ये नई कंपनी ला रहे हैं ब्लिंकिट फूड्स करके। इसका कोई डेफिनेशन तो कंपनी ने दिया नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिस तरह ये नए नए इकोसिस्टम के अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। टेक्समैको रेल 100 करोड़ का ऑर्डर से ज़्यादा जो है कंपनी को देखने मिला है। टीटागढ़ रेल 500 करोड़ का ऑर्डर GRSC से आया है। तो रेलवे ऑर्डर्स जो है वो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो सारे रेलवे खेमे पे भी आपकी नज़र आज होनी चाहिए। येस बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। प्रशांत कुमार को लगभग 6 महीने की एक्सटेंशन हो गई है एज एन MD and CEO ऑफ द बैंक टिल अप्रैल 2026। और आखिर में NTPC ग्रीन पे भी नज़र रखेंगे। यहाँ पे आम की जो है कमिश्निंग हो रही है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अपमूव्स जो है बहुत देखने मिल सकते हैं कुछ कुछ सेक्टर्स में। और थोड़े दिन पहले जो GST का ट्रेड हुआ था वो भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़े काउंटर्स में देखे, और चर्न सेक्टरली देखने मिल सकती है। लेकिन चलिए हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमात से। गुड मॉर्निंग हरीश। बाजार का सेटअप देखिए, पिछले 6 सेशन में तो हरे निशान में, और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन जो है 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक दोनों के किस तरह जो है आप कहेंगे कि सेटअप लग रहे हैं, वो बताएं। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, मानसी जी और अभिषेक जी। अगर देखा है तो बिल्कुल जैसे आपने बताया, लास्ट 3-4 दिनों से मार्केट बिल्कुल तेजी में है, और 2 दिन से 25,000 के ऊपर बिल्कुल निफ्टी इंडेक्स में टिकने के लिए कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था गैप अप ओपनिंग के बाद, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जो 25,000 का लेवल है जो आंकड़ा, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रह चुका है। और डेरिवेटिव के हिसाब से भी देखा है तो 24,000 के पास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 24,000 जब तक होल्ड करेगा निफ्टी, मुझे लग रहा है कि रिवर्स देखने मिल सकता है। और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए
61% का रिट्रेसमेंट लेवल है 25,150 160 लेवल्स, तो वहीं पे थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर ये निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है 25,250 लेवल्स तक। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट बना दिखने मिल रहा है, और नीचे के लेवल 25,000 के बाद जैसे अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है निफ्टी में बाय करने के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। और दूसरा चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं देख रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है अभी भी। कल के ट्रेडिंग सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज के क्रॉस किया, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। लग रहा है कि अभी भी एक कंसोलिडेशन में हो सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 56,350 सॉरी 55,000 500 के आसपास सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट्स के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बन के रहेंगे फिलहाल के लिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि तेजी का ही रुझान है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए बैंक निफ्टी में भी, दोनों के में। और दूसरा चीज अगर नोटिस करते हैं तो कहीं ना कहीं एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन भी थोड़ा घटते हुए नजर आ रहा है, वो भी थोड़े एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई का बाइंग फिगर्स भी था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक थोड़ा ग्रीन शूट दिखाई दे रहे हैं वापस एफआईआई की तरफ से। तो मुझे लगा कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए आज के लिए। और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे पास दो स्टॉक्स है, बाई का ही रिकमेंडेशन रहेगा दोनों में। और पहला स्टॉक रहेगा क्यूमिंस इंडिया। देखिए क्यूमिंस इंडिया देखिए लास्ट 2 दिन से एक लगातार गेन देखने मिल रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट भी दिया था स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन के बाद। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी हो सकती है क्यूमिंस इंडिया में। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 3950 का, और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स आज के ट्रेडिंग में बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3880 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे अगर देखा है तो स्विगी है। लेकिन लास्ट कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस ट्रेडिंग में मोमेंटम देखने मिला। कल 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो लगातार वॉल्यूम गेन होते नजर आ रहा है, और जो रेसिस्टेंस था हडल था एग्जैक्टली 425 426 लेवल वो क्रॉस कर चुका है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि स्विगी में भी बाई करने की राय रहेगी। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे 465 और 475 का, और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 420 का। और दो स्टॉक्स मेरे रडार से है, स्विगी और क्यूमिंस इंडिया। कमिंस होगा 3,950 का टारगेट, 3,880 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वो है स्विगी का। स्विगी के लिए 465 और 475 के दो टारगेट हैं हरीश जी की तरफ से। 420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदना है। तो ये दो शेयरों पर हो गई राय हरीश जी की। स्विगी पर आपने राय दिया हरीश जी, तो एक काम कीजिए, गुड मॉर्निंग, एक बार इटर्नल पर भी राय दीजिए, क्योंकि इन्होंने नई कंपनी बनाई है ब्लिंकिट फूड्स। अब ब्लिंकिट फूड्स करेगी क्या, जरा इस पर आगे हम थोड़ा और रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। लेकिन इसका जरा एक बार चार्ट आप चेक कीजिए, 300 रुपये के ऊपर निकला, 330 का भी इसने लेवल देखा हमने, और रिकॉर्ड हाइस के आसपास टिका हुआ है। कल थोड़ी सी गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से। आप ज्यादा गिरावट तो नहीं देख रहे हैं ना इसमें भी? क्या बाय ऑन डिप्स कर लेनी चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, अगर देखा है तो देखिए क्लियरली एक आउट परफॉर्म रह चुका है इटर्नल। देखा है तो कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड पे है अभी भी। मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंट मूव अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे उसके निकालने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा मूव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है 300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुके हैं, और जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म स्टार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहेगा। और ऊपर के मुझे लग रहा है कि 350 से लेकर 360 लेवल्स के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसी के स्टॉप लॉस के साथ जो भी डिप्स मिलता है तो बाय कर सकते हैं इटर्नल में भी। इटर्नल में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 321 रुपये 80 पैसे पर कल की क्लोजिंग हुई है। आज देखा जाए तो वैसे खबरों के लिहाज से ना, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि ड्राई डे है, ज़्यादा कोई जूसी खबरें बाजार में आज है नहीं। लेकिन एक राय जरा ले लेते हैं यस बैंक के शेयर पर। हालांकि एक रेंज में ही ये शेयर रहता है। अब इसकी कह सकते हैं कि ओनरशिप चेंज होने वाली है यस बैंक में भी। बड़ी हिस्सेदारी ली है मित्सुई सुमितोमो बैंकिंग कॉरपोरेशन ने, एसएमबीसी ने। और ये एमडी एंड सीईओ के तौर पर कार्यकाल जो है वो बढ़ गया है प्रशांत कुमार का अप्रैल 2026 तक। लेकिन ये कि रेंज को नहीं तोड़ता है। यस बैंक इस मामले में बड़ा ईमानदार है।
18 रुपए से लेकर 24 रुपए के रेंज में ही हमने शेयर को ज्यादातर वक्त बिताते हुए देखा है। हरीश जी, यस बैंक में मान लीजिए किसी को ट्रेड लेना हो, जो लोग अभी बाहर हो इसमें से, आपके हिसाब से बाइंग कब करनी चाहिए, या फिर ट्रेंड वीक कब होगा, नीचे कब जाएगा शेयर ये? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो एस बैंक में बिल्कुल नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 18 रुपए से लेके देखा है तो अभी ऑलमोस्ट 1950 के आसपास मूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी एक साइडवेज है, कंसोलिडेशन में ही है, तो मेजर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हवेवर देखा जाए तो एक 200 मूविंग एवरेज जो है उसके क्रॉस कर चुका है 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन पहले। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बिल्टअप होते नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऊपर के और रेजिस्टेंस अभी भी 2021 के आसपास रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहता है तो ले सकते हैं बिल्कुल। अगर थोड़ा डिप्स में मिलता है 19 के अराउंड भी, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाइंग के खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा टारगेट देखने नहीं मिल सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि 21 के आसपास रेजिस्टेंस हो रहे हैं, उसी के आसपास मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो उस छोटा ही ट्रेड बन सकता है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा है तो भी मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्लेयर में। तो अगर कोई एकदम शॉर्ट टर्म प्ले ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग बिल्कुल 1850 का स्टॉक के साथ 19 के आसपास मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। और मेजरली मुझे लग रहा है कि 2021 के आसपास निकल जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं अवॉइड करूंगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेजर स्ट्रेंथ अभी कुछ बन नहीं रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट सक्सेस पे। खरीदारी फिर भी सोची जा सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई ट्रेड या मोमेंटम या कन्विक्शन नहीं है। अगर रख सके तो वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, बट अगर है ही पोजीशन तो 21 के टारगेट्स मानकर चल सकते हैं। 18.50 का स्टॉप लॉस, 19.43 के स्तर पर हमने कल क्लोजिंग देखी थी यहाँ पर। लेकिन इस वक्त जहाँ हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 85 अंकों की बिकवाली हम देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन 25,038 के लेवल्स, यानी कि 25,000 के इर्द गिर्द ही गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन इस वक्त नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में कई सारे सेक्टर्स थे जहां पर हमने थीम वाइज मोमेंटम देखा। इंश्योरेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी थी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने की डिमांड थी, इसके चलते न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे स्टॉक्स में हमने मोमेंटम बेस काम कर देखा। रियल्टी शेयरों में भी अच्छा एक्शन था। इसके अलावा जहां ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही थी उसका काफ़ी अच्छा मूव देखिए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 3.5% की तेज़ी दिखा रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छी खासी तेज़ी। बजाज फिनसर्व, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी। और पाइप कंपनीज पर पीवीसी पाइप सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद, ये एक रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल की, उसके ठीक बाद हमने देखा था पाइप सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों में एस्ट्रल करीब 2% की तेजी, और इसके अलावा भी कंपनीज में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन तमाम स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया एक्शन और मजबूती की चाल दिन भर जारी रही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेबी का इक्विटी डेरिवेटिव की अवधि बढ़ाने पर विचार, तुहिनकांत पांडे जी का जो बयान आया उसके साथ साथ हमने देखा एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स जो है ना, प्लेटफॉर्म कैटेगरी के स्टॉक्स, वो टूटे। हरीश, गुड मॉर्निंग। आपसे इस पर ही टेक जानना चाहूँगी। प्लेटफॉर्म शेयरों में कल गिरावट हमने देखी। बीएसई लिमिटेड, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव था। क्या फर्दर डाउनसाइड यहाँ पर नजर आती है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। हमने कल एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था एक्सचेंज और एयरटेल स्टॉक्स में देखा है तो बिल्कुल। पहले अगर बात करते हैं तो बीएससी का ही जो मेजर है, तो देखा है तो बीएससी में ऑलमोस्ट 7.5% का नुकसान देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक बेस बनाया था स्टॉक प्राइस, और ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट दे चुका था, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे न्यूज आया, ट्रिगर होने के बाद एक एक डाउन टिक भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में और थोड़ा वीकनेस बढ़ सकता है। अगर 2280 का लेवल जो है अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि यही इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा। अगर ये लेवल 2280 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है सपोर्ट नेक्स्ट, तो जो है 2100 का है। तो मुझे लग रहा है कि अगर फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत मैं कॉशियस रहूंगा स्टॉक में। अगर मैं वेट एंड वॉच करूंगा जब तक, अगर 2280 अगर तोड़ता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस बढ़ सकता है। तो थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए, जब तक एटलीस्ट सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा और नीचे के लेवल पे बाय करने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि ओवरऑल चार्ट सेक्टर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर अभी भी तेजी का ही है। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्टिव फेज है अभी भी हो सकता है कि और एक्सटेंड हो सकता है। तो लेकिन नीचे के लेवल पे मैं बाइंग करने की एडवाइस रहेगा, जो कि सपोर्ट्स के पास आता है। तो जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मेरा लॉन्ग टर्म में बाइंग अप्रोच रहेगा बीएससी में।
लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स कन्विक्शन अब भी अंडरटोन बुलिश जरूर, लेकिन इस वक्त जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं ना, शॉर्टर और पोजिशनल बेसिस फिलहाल दूर रहने की ही राय। पाइप कंपनीज पर एक टेक आपसे हम हरीश जानना चाहेंगे। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव थी रिपोर्टर्स में, कैटेगरी के लिए बताया गया था कि पीवीसी पाइप सेक्टर जो है वहाँ अच्छे खासे ट्रिगर्स जो कि अलाइन हो रहे हैं इस सेक्टर के लिए, और रिबाउंड के पूरे आसार इस सेक्टर में नजर आते हैं। एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और इसी के साथ साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टिक स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। कल हमने देखा था ऑलमोस्ट 4.5% की गेन्स वहां पर देखने को मिले थे, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि FY25 वीक रहा, सॉफ्ट स्टार्ट देखने को मिला वित्त वर्ष 2026 का, लेकिन अब डोमेस्टिक पाइप सेक्टर जो है आर पॉइज्ड फॉर रिकवरी। क्या आपको लगता है कि एक थीम है, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए, बिकॉज ये चलना जस्ट शुरू हुए हैं अभी? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा तो पाइप इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा एक सेटअप बन रहा है और बहुत सारे स्टॉक्स नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहे हैं, और उसमें मेजरली मेरा रडार पे है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट में, डेली चार्ट में भी देखा है तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक रिवर्सल के लिए इंडिकेशन दे रहा है, पॉजिटिव रिवर्सल के लिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार रैली बढ़ सकती है। और ऊपर तो मुझे लग रहा है कि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है ये ऑलमोस्ट बड़े चार्ट स्ट्रक्चर पे है, जो लग रहा है कि ये क्लियरली एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। और ऊपर तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो 4800 और 4900 के लेवल देखने मिल रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मुझे लगा कि 5200 के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट दिया हुआ है 2-3 के ट्रेडिंग सेशन के पहले, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। तो एग्जैक्टली कल परसों के दिन ट्रेडिंग सेशन में ही ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एक रैली देखने मिल रहा था 2 दिन पहले, तो उसके चलते थोड़ा लगता है कि थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा कुशन लेके रखना पड़ेगा कि 4350 के आसपास है सपोर्ट्स, तो उसके आसपास मुझे लग रहा है कि सपोर्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक टर्न अराउंड हो रहा है स्टॉक में, तो बाय करने की राय रहेगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। जिस तरह देख रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं और डिमांड में भी पिकअप आपको अगस्त में देखने मिल रहा है। ये जो दोनों ही स्टॉक्स के बारे में हम आपको 3 दिन पहले ही बता दिए थे, जहां से एक अच्छी अप मूव देखने को मिली है। 4 से 8% का कमाई भी हुआ होगा अगर आपने पोजीशन लिए होंगे, हमारे टेक्निकल गेस्ट ने भी ये बताया। तो अभी भी देखिए अप मूव आ सकता है। एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, और अगर और थोड़े नीचे कंपनीज़ के बारे में आप बात करें तो उसमें फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप्स भी आता है। लेकिन चलिए अभिषेक, डिविडेंड प्ले पे भी बात कर लेते हैं, और बाजार की बात करें तो डिविडेंड प्ले वाले स्टॉक्स पे नज़र रहती है, और वेदांता जो लगभग 12% डिविडेंड लेती है, इन्होंने दूसरा इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके सारे डिटेल्स अभिषेक बताएंगे। अभिषेक बताएं किस तरह जो है ये प्ले आ रहा है स्टॉक का। थोड़े से एडवर्स न्यूज़ फ्लो ज़रूर है आसपास, लेकिन डिविडेंड तो बहुत अच्छा अनाउंस किया गया है कंपनी से। डिविडेंड हमेशा ही अच्छा देती है शरद, और वेदांता को तो हम जानते हैं डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और डिविडेंड क्यों देती है ये भी सबको पता है। डिविडेंड देने की वजह ये है कि देखिए इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता PLC, वेदांता रिसोर्सेज, इनका बड़ा स्टेक है वेदांता में, तो अगर डिविडेंड बांटती है तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड तो वेदांता रिसोर्सेज को मिलता है। खैर उसके आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये दूसरा अंतरिम डिविडेंड दिया है वेदांता ने अपने निवेशकों को, और बोर्ड ने 16 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी भी दी है। इसके पहले हमने देखा था कि 7 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था कंपनी ने। तो FY26 में अभी तक अगर देखेंगे तो 23 रुपये का, 16 और 7 23 रुपये का डिविडेंड कंपनी ये दे चुकी है। और दूसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 27 अगस्त का। अब तक डिविडेंड पर इस फाइनेंशियल ईयर में 6,256 करोड़ रुपए की रकम का ऐलान कंपनी कर चुकी है, यानी कि ये डिविडेंड बांटने पर खर्च करेगी। अगर हम डिविडेंड के रिकॉर्ड की बात करें शरद, तो अब तक देखिए इस साल में तो 23 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। देखते हैं कि आगे कितना बढ़ता है ये। पिछले साल में FY25 में 43.5 रुपये का, FY24 में 40 रुपये 50 पैसे का, और FY23 में 101 रुपये 8 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था। अब वेदांता रिसोर्सेज का जो हिस्सा है कंपनी में करीब 56.5% के आसपास का है, तो उनको एक बड़ी रकम जाएगी, करीब 3,528 करोड़ रुपए वो वेदांता रिसोर्सेज के पास जाएगी डिविडेंड के तौर पर, अभी तक जो डिविडेंड उन्होंने बांटे हैं। लेकिन यह है कि वेदांता फोकस में लगातार है। डिमर्जर को लेकर NCLT में सुनवाई टल गई है, 17 सितंबर तक टली है।
2 साल पहले लगभग इन्होंने डिमर्जर का प्रस्ताव रखा था 6 कंपनीज में बांटने का कारोबार को। हाल फिलहाल हालांकि केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई और केंद्र की कुछ आपत्तियां हैं इस डीमर्जर को लेकर। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी कहा कि हमारी स्क्रूटनी अभी पूरी हुई नहीं है और उसके बाद एनसीएलटी ने इस डेट को आगे खिसका दिया 17 सितंबर तक। वेदांता फोकस में क्यों है और उसके स्ट्रेटजिक जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं? आप देखिए एक बड़ा इनका पैसा जाता है कर्ज चुकाने पर या फिर जो डेट है उसका ब्याज चुकाने पर। तो ये कर्ज कम करना इनकी प्राथमिकता में है। करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है और ब्याज पर भी जो खर्च होता है उसको भी कम करना चाह रहे हैं। बाकी केपेक्स के जो प्लान है यानी कि जो विस्तार योजनाएं हैं उसको ये चाहते हैं कि टाइमली पूरा कर ले कंपनी। तो ये प्राथमिकता में है, लेकिन ये डिविडेंड वाली चीज है, ये निवेशकों के लिए निश्चित तौर पर अच्छी है। हालांकि कल हमने देखा था कि ये सुनवाई टलने के बावजूद भी शेयर हरे निशान में ही बंद हुआ, 446 रुपए के आसपास का भाव है। तो ये डिविडेंड के तौर पर रिवॉर्ड करती रहती है कंपनी और बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। डिविडेंड के लिए भी लोग वेदांता को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। वेदांता जो है आप देख सकते हैं कि स्टॉक पे भी थोड़ी सी मोमेंटम आई है। लेकिन हरीश, वेदांता पे आपकी क्या राय रहेगी? डिविडेंड प्ले तो ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा चार्ट का कैसा सेटअप लग रहा है? थोड़ी एडवर्स न्यूज़ फ्लो ज़रूर आई थी, तो वॉलिटिलिटी तो है काउंटर में अभी भी। बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से देखिए वेदांता में अभी भी एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक। देखा है तो 425 से लेके ऊपर की ओर 475 के रेंज में बिल्कुल ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो मैं अभी देखा है तो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास ही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकती है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा 4,475 का लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन जैसे डिविडेंड तो आज का डिक्लेयर हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे की ओर आ सकता है स्टॉक प्राइस। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने के लिए और मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से एक रेंज में है स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि 475 लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किसी को बाय करना है डिप में तो मुझे लग रहा है बिल्कुल कर सकते हैं और 425 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और ऊपर की ओर 475 के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल, वेदांता पे तो हमने बात कर ली। एक बार रेलवे स्टॉक्स पे भी बात कर लेते हैं। लगातार कल भी देखे तो अलग अलग रेलवे कंपनीज ऑर्डर विंस ला रहे थे और अब आज भी देखे तो अच्छी मोमेंटम जो है ऑर्डर विंस में देखने मिल रही है। और हमने खबरों वाले शेयर्स में भी जो है 2 स्टॉक्स लिए थे रेलवे स्पेस से। एक था टेक्समैको रेल, 100 करोड़ का ऑर्डर आया। दूसरा टीटागढ़ रेल, 470 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीआरएसी से आया। हरीश, रेलवे स्टॉक्स में 2-3 दिन से अच्छी बाइंग भी आ रही है। आपको लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले अगर थोड़ी सी मोमेंटम जो है कुछ कुछ रेलवे काउंटर्स में दिख रही है? और कौन सा स्टॉक आपके नज़र में रहेगा जहाँ पे अच्छी मोमेंटम और आ सकती है? देखिए बिल्कुल 2 दिन से हमने देखा है तो कहीं ना थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल रहा था रेलवे स्टॉक्स में और थोड़ा स्ट्रेंथ भी देखने मिल रहा था। कल जिस तरीके से जुपिटर वैगन में एक बड़ा सा रैली देखने मिला था कल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी 1-2 स्टॉक्स है जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, जो कि है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम से। अगर देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि ऊपर की ओर 925 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो वो मुझे लग रहा है कि टीटागढ़ रेल सिस्टम अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल्स पे बाइंग करने के लिए भी। लेकिन दूसरे स्टॉक्स में देखा है तो इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं बनते हुए नजर आ रहा है। सो मेरा रेडार पे है जो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, जो कि मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 940 लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकती है और डिप्स मिलता है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से एक फ्लैट पैटर्न का ट्रेड में अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रेटेजी बन सकती है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से 810 का और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट बनेंगे 940 का। 10 का स्टॉप लॉस, 940 के टारगेट्स ऊपर की तरफ नजर आ सकते हैं। टीटागढ़ रेल 2.5% की तेजी यहां से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। रेलवे स्टॉक्स लगातार ऑर्डर विंस के चलते और न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस रेडार पर रहते हैं। अच्छा खासा एक्शन चाहे फिर वो टीटागढ़ रेल हो, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, वक्त वक्त पर न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट इन तमाम स्टॉक्स पर पड़ता ज़रूर है। तो एक थीम है, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक और सेक्टर है फार्मास्यूटिकल स्पेस और फार्मा का ही सब सेगमेंट
हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल पर एक खबर आती हुई दिखी है। अपोलो हॉस्पिटल में 1395 करोड़ की ब्लॉक डील की संभावना है और प्रमोटर करीब 1.25% हिस्सा बेचने के बारे में सोच रहे हैं। 7,747 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 7926 के लेवल्स पर हरीश, हमने अपोलो हॉस्पिटल में कल 0.5% गेंस के साथ क्लोजिंग देखी है। अपोलो हॉस्पिटल पर तो अपनी राय दीजिए ही, लेकिन उसके अलावा फार्मा सेक्टर में अगर कुछ पसंद आता है, फार्मा वेनाई से सारे सब सेगमेंट्स को भी ऐड करिएगा, और अगर कोई स्क्रिप्ट्स पसंद आती है तो ज़रूर बताएं। आंटी जी, अगर देखा है तो लगातार हमने अपोलो हॉस्पिटल्स में एक हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड देखने मिल रहा है और कल के डेट में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस 7650 के पास, तो उसके बाद एक शार्प रैली देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिले, तो मुझे लग रहा है कि नीचे के ओर जो सपोर्ट है 7650 का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो भी मुझे लग रहा है कि डिप्स मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल। अभी भी मुझे लग रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस में रिसेंटली, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है तेजी। और पोजिशनल में तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस 8200 8300 लेवल्स भी देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स का मैं स्ट्रेटेजी मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से थोड़ा वो वॉलेटिलिटी बन सकती है। मुझे लग रहा है कि डिप इसकी वजह से डिप्स के बाय करने की राय रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स में। अगर फार्मा की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि फार्मा में अभी भी कल के ट्रेडिंग सेशन में ही अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा था। मेरा रडार पे है जो सिप्ला, मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी उसको एडवाइस किया था बाय करने के लिए। मुझे लग रहा है कि सिप्ला एक कंसोलिडेशन में था लगातार, और उसके बाद एक क्लियरली कल एक ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ। मुझे लग रहा है कि सिप्ला में अभी भी तेजी बन सकती है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1640 1650 लेवल्स के लिए, और मुझे लग रहा है कि करंट क्लास पे बाइंग कर सकते हैं सिप्ला, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1550 का सिप्ला में। चलिए, ये कुछ फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जो कि हरीश के फोकस रेडार पर है। लेकिन चलिए आरबीआई के फ्रेमवर्क की अब बात करते हैं। आरबीआई ने महंगाई का फॉर्मूला तय करने के फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। क्या है इस डिस्कशन पेपर में, डिटेल्स क्या हैं और इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ दिखेगा, और इससे क्या फ्रेमवर्क जो है वो टाइट होता हुआ, स्ट्रैटेजाइज होता हुआ दिखेगा या नहीं? इससे जुड़ी सारी खबर और डिटेल्स लेकर अंकुर मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं, महंगाई के फ्रेमवर्क पर एक डिस्कशन पेपर है इस वक्त आरबीआई की तरफ से। यह इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के लिए अभी एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या इस फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी का करंट मैंडेट एमपीसी का है कि 4% प्लस माइनस 2% का आपका जो टॉलरेंस बैंड है सीपीआई का, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन सवाल अब ये पूछे जा रहे हैं क्या आपको सीपीआई पे बने रहना है या फिर कोर सीपीआई पे शिफ्ट करना है, जो कि ज्यादा मेथोडोलॉजिकल है, यानी कि जो सही आंकड़ा है वो आप किस पे रखें। पैरामीटर्स पे भी यहाँ पे सवाल है कि आपको जो टॉलरेंस बैंड है बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, क्या ये सेम रखना है। आपको हम याद दिला दें 2016 में ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ था, उसके बाद 2021 में इसको कंटिन्यू किया गया था, और अब हम ये देख रहे हैं कि 2026 में जब ये फ्रेमवर्क के 10 साल पूरे हो रहे हैं, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है या नहीं। इसीलिए सजेशंस मांगे गए हैं जो कि 18 सितंबर तक दिए जा सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, बहुत शुक्रिया ये डिटेल हमें बताने के लिए। सो महंगाई पर फ्रेमवर्क इस वक्त आरबीआई की तरफ से जारी होता हुआ, और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स हमारे सामने हैं। 2016 से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि फिट लागू करने की यहाँ पर जो कवायद थी उसको और आगे बढ़ाते हुए ये फॉर्मूला है जिसकी बात इस वक्त हम कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मार्केट्स, और रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रिपोर्ट रिलायंस पर आते हुए दिखे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर जेपी मॉर्गन का भरोसा जो है वो बढ़ा है। हरीश, कल करीब आधे से 1% तक की मजबूती थी। पिछले कुछ सेशन से रिलायंस में हम अच्छा खासा एक्शन, तेजी का मूव देख भी रहे हैं। 1424 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ था। ओवेट की रेटिंग जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट जो है वो बता रही है, और 1695 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ ये एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। स्टॉक प्राइस में तेजी है टेक्निकली आज के लिए। इसके चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल मानसी जी, देखा है तो लगातार लास्ट 2-3 दिनों से हमें रिलायंस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला और अप ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस जोन था 1425 23 लेवल्स का, तो उसके ऊपर क्रॉस करके ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही क्लोजिंग दिया।
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, और लेकिन जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन बना है डोजी, तो उसके हिसाब से नजर इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। लेकिन इसका जो रुझान है देखा है तो शॉर्ट टर्म में एक तेजी बनते हुए नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो डिप्स के सपोर्ट से 1410 के अराउंड, और मुझे लग रहा है कि ए लेवल्स पे आसपास आता है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं रिलायंस। ऊपर की और शॉर्ट टर्म में देखा है तो रेजिस्टेंस जो बन रहा है 1450 के अराउंड, तो उसके लिए बिल्कुल बाइंग के एडवाइस रहेगी। लेकिन थोड़ा डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन बना है उसके चलते मुझे लग रहा है कि एक माइनर डिप मिल सकता है, तो सपोर्ट्स के आसपास है 1410 के आसपास, वहां पे बाय करने की राय रहेगी। और शॉर्ट टर्म में टारगेट बनाएंगे 1450 और उसके ऊपर 1470 का। तो मुझे लग रहा है कि इस टारगेट्स के लिए बाय करना सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1395 का शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। रिलायंस के लिए ये व्यू। अपोलो हॉस्पिटल की ब्लॉक डील की खबर आ गई है। प्रमोटर इसमें थोड़ा अपना हिस्सा बेच रहे थे और 18.9 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं अपोलो हॉस्पिटल में। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल आज फोकस में रहेगा। कल हमने देखा था कि तेजी हुई थी, वैसे अपोलो हॉस्पिटल में निवेशकों ने और प्रोमोटर्स ने पैसे बनाए हैं। अब ये खबर ये आई थी कि 2.1% के आसपास की लिक्विडिटी, 1.2% ये अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और 7,747 रुपये प्रति शेयर के भाव पर प्रोमोटर के हिस्सा बेचने की खबर आई थी। 1395 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील होनी है। मान के चलेंगे कि ये उसी का पार्ट है जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक राय बीएसई के शेयर पर चाहिए हरीश जी आपसे। कल हमने बीएसई में, एंजल वन में भारी गिरावट देखी है। ठीक है, एक बार जरा ओपन होने देते हैं और देखते हैं कि कैसी शुरुआत होती है बीएसई की, उसके बाद इस पर हम व्यू लेंगे। वैसे खबर ये भी आई कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नंद कुमार सरवदे का इस्तीफा भी हुआ है। लेकिन कल के सत्र में कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो डाबर में तेज गिरावट आई और डाबर ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर ये शेयर बंद हुआ। कंजम्पशन वाली स्टोरी ऐसी वीक तो है नहीं। डाबर को लेकर क्या व्यू है हरीश आपका? क्या आपको लगता है कि गिरावट और बढ़ेगी डाबर के शेयर में? जी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक प्राइस में 3.5% का ऑलमोस्ट नुकसान था डाबर में। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट्स में स्टॉक प्राइस जो है मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि जो भी है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग है छोटा सा, और मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन अभी भी अप ट्रेंड में है, ट्रेंड अपसाइड का ही है। और जो हायर टॉप हायर बॉटम के भी पोजीशन इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा डिप आ सकता है, जो कि फिर से स्टॉक प्राइस 200 मूविंग एवरेज रिटेस्ट करता है, जो सकता है, जो कि 510 के अराउंड है। तो ये लेवल्स के आसपास मुझे लग रहा है कि मिलता है तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है स्टॉक प्राइस में। तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं 550 के अराउंड है। तो अगर आज के ट्रेडिंग में अगर डिप मिलता है 510 के 505 के आसपास, बिल्कुल बाई करने का मौका रहेगा। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके छोटा सा, और ऊपर की ओर 540 और 550 लेवल्स के लिए टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल डाबर में। ठीक है, डाबर को लेकर ये व्यू। लेकिन 1,000 रुपए के नीचे जाने के बाद पीवीआर ने जो रफ्तार पकड़ी, उसके बाद ये रफ्तार अभी तक कायम है। कल 1150 रुपए पर पीवीआर की क्लोजिंग हुई है। 3-3.5% के आसपास की तेजी कल हमने शेयर में देखी और अपने गेंस को टिका के रखा शेयर ने। आज शुक्रवार का दिन भी है और पीवीआर में मोमेंटम हम देख भी रहे हैं। हरीश, पीवीआर बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चल रहा है। इसके नेक्स्ट टारगेट आप क्या देख रहे हैं? कहां तक ये शेयर जाएगा अभी? अक्षय जी, अगर पीवीआर की स्टार्टअप की बात करते हैं, बिल्कुल हमने कुछ दिनों से लगातार एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 940 लेवल से देखा जाए तो वहां से स्टॉक प्राइस अभी 1122 तक आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा है तो बिल्कुल एक मोमेंटम बनती हुई नजर आ रही है और पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 1200 के करीबन। तो मुझे लगा कि यहाँ तक स्टॉक प्राइस 1200-1250 के आसपास तक स्टॉक प्राइस मूव हो सकता है ऊपर की ओर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल प्ले जिसके पास है बाइंग होल्ड बने रख सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1200 से लेकर 1250 का लेवल्स तक देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। तो वहां पे थोड़ा एग्जिट करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टॉक चार्ट सेक्टर अभी भी एक ओवरऑल चार्ट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड करूंगा। जिसके पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करना चाहिए पीवीआर में।
समझ गए? जी, ठीक है। पीवीआर को लेकर ये व्यू। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे और कुछ दमदार हेडलाइंस होंगी। पहले आपको वो बताएंगे, उसके बाद कुछ और मेहमानों को जोड़ के आपकी पक्की वाली बढ़िया मुकम्मल प्लानिंग कराएंगे। 9 के 9 रत्न भी होंगे, यानी कि वो 9 शेयर। आज वैसे खबरों का फ्लो कम है, लेकिन आपके लिए फिर भी पैसे कहां पर बन सकते हैं स्टॉक्स में, ये आपको हम जरूर बताएंगे रोज की तरह। और एक छोटे से ब्रेक का आप कर लीजिए इंतजार। विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत हैं, लेकिन भारतीय बाजार की तस्वीर इस हफ्ते काफी एक्शन पैक नजर आई। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में क्या वो एक्शन जारी रहेगा या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो 4 दिन की तेजी देखी उसके बाद आज मार्केट को वॉच लिस्ट में रखेंगे? इस पर रखेंगे हम नजर। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन में हम कमजोरी देख रहे हैं। एशियाई बाजार मिले जुले हैं। यूएस के मार्केट्स बीती रात कमजोरी के साथ कामकाज करते हैं और लगातार ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार और भारत सरकार जो है वो भारत को मजबूत बनाने की लगातार कोशिश करते हुए मार्केट का प्री ओपन थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर, और लेवल्स जब सेटल होंगे विस्तार से फिर से एक बार इंडेक्स और स्ट्रैटेजी को रिविजिट करेंगे। लेकिन बाजार में इस वक्त सेंटिमेंट वाइज सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस ढेर सारे बनते हुए और इनके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट हरीश जुजारे हमारे साथ मौजूद ही हैं, लगातार मार्केट पर हमसे बातचीत कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हरीश, कमिंग बैक टू यू, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। जब हम देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना संबोधन दे रहे थे, तो उन्होंने कई सारे क्षेत्रों पर बातचीत करी और इन क्षेत्रों पर बातचीत करते करते उन्होंने सेमीकंडक्टर, ईएमएस, नई न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेस, इन तमाम के डेवलपमेंट पर भी विस्तार से बातचीत की। इस न्यू स्ट्रक्चर या कह सकते स्ट्रैटेजी सेक्टर पर क्या राय होनी चाहिए, शिवांगी सारडा से जानते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। शिवांगी, एज वी स्पीक 25,197 के लेवल्स हैं। प्री ओपन अभी सेटल नहीं हुआ है, इसे रिविजिट करेंगे 9:08 पर बाजार पर आपकी रणनीति तो बताइएगा भी, और ये जो न्यू स्ट्रैटेजी वाले स्पेसेस है इस पर आपका टेक अगर कुछ है तो बताएं जरूर। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक यू। सो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उसके बाद काफी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए भी दिखे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे बाजार में एक ब्रॉड बेस पाएंगे और अच्छी बात ये है कि अब हैवी वेट्स जो है उनमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है। चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए या सम स्टॉक्स लाइक एल&टी, और ये अक्रॉस बोर्ड रिलायंस भी अगर हम देखें, अक्रॉस बोर्ड जो हैवी वेट्स है उसमें स्ट्रेंथ जो है वो नजर आ रहा है, जो निफ्टी इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट्स में सारे ही पॉकेट्स में अच्छी बाइंग है, बट कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जिनमें फोकस करना है वो है न्यू एज डिजिटल कंपनी वाले स्टॉक्स। ऑफ कोर्स इनमें काफी एक अच्छा एक्शन है। ट्रैवल और टूरिज्म बेस्ड जो भी स्टॉक्स है उनमें भी हमें फोकस करना है। इसके अलावा जो कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर्स है और कुछ गोल्ड रिलेटेड काउंटर्स, इनमें फोकस रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऑफ कोर्स दिवाली और फेस्टिविटी भी आ रहे हैं, तो उनके कारण भी ऑटो सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव ऑटो स्पेस के स्टॉक्स को भी हमें नजर रखना है, स्पेशली टू व्हीलर स्पेस। तो चलिए ये एक राय और सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स पर विस्तार से यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एक टेक आता हुआ। लेकिन रुपए की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमज़ोर रुपया खुलता हुआ नज़र आया है। 87 रुपये और 27 पैसे के मुकाबले 87 रुपये और 37 पैसे पर इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की ओपनिंग होती हुई 10 पैसे वीकर इस वक्त रुपया खुलता हुआ। शिवांगी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए बाजार खुलने से ठीक पहले कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, बाजार में जैसा कि मैंने कहा कि फेस्टिविटी के अराउंड काफी एक अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ पे सबसे पहला काउंटर जो है मेरे रडार पे वो है टाइटन। ये लगातार पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं इसमें, और पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि वॉल्यूम्स अबव एवरेज है और आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है, काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी
एडिशन होने लग गया है और रोलोवर्स भी अब जैसे हम लास्ट वीक में एंटर कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी के, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली यहाँ पे भी एक अच्छी खासी एक्टिविटी है। तो 3750 के टारगेट्स के लिए हम टाइटन पे खरीदारी करें 3550 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा पिक जो मेरे रडार पे है वो ऑफ कोर्स न्यू एज डिजिटल कंपनी थीम में से है। पेटीएम पर नजर है। कल भी हमने देखा है कि एक अच्छी रैली के बाद कंसोलिडेट किया बट हायर जोन्स पे टिकते हुए नजर आया ये स्टॉक। कंटिन्यूसली पिछले 5 महीनों से इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुए हैं और कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कंसोलिडेटिव फेज में भी ये स्टॉक जो है खरीदारी में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे 1300 के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह है 1220 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1220 का स्टॉप लॉस होगा पेटीएम के लिए और टाइटन के शेयर पर भी बुलिश हैं शिवांगी। आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट को लेकर कल दीपम सचिव का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस फिस्कल में यानी कि मार्च 2026 तक इसका डाइवेस्टमेंट पूरा कर लिया जाएगा और शेयर में कल हमने देखी करीबन 9% की तेजी। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। शिवांगी, आईडीबीआई बैंक को लेकर आपकी क्या एनालिसिस है और आप क्या इस स्तर पर भी खरीदने की सलाह देंगी इसको? जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है बट जिस तरह से अब हेवी वेट्स का रिवाइवल आया है उसका थोड़ी बहुत रब ऑफ छोटे मझोले बैंक्स में भी देखने को मिलेगा। आईडीबीआई का स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है ये स्टॉक में एक प्राइस वॉल्यूम सर्च कल के सेशन में देखने को मिला। करीबन 8.5% हमने देखा कल के सेशन में स्टॉक ऊपर था एंड ओवरऑल पिछले 7 हफ्तों के लोअर टॉप लोअर बॉटम को नेगेट करते हुए दिखा है ये स्टॉक। तो अगर ये 97 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखता है तो हमें यहाँ पे फ्रेश एक ट्रेड लेना चाहिए बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें बिकॉज हमने देखा है कि कल के सेशन में एक अच्छी खासी स्पाइक आई है तो थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे काफी नेचुरल रहेगा। तो बिल्कुल हम 100 तक के लेवल्स के लिए इसको देख सकते हैं, वहां पे हल्की सी रेजिस्टेंस है और 97 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। ठीक है, छोटा ट्रेड अगर आपको लेना है तो आज भी बन जाएगा। आईडीबीआई बैंक में 97 का स्टॉप लॉस होगा और 100 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 98 रुपए के ऊपर फिलहाल खुलने के संकेत दे रहा है। उम्मीद करके चलेंगे कि तेजी थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 100 रुपए एक बार जब ये पार कर लेगा शेयर तो इस पर आगे और हम अपने एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेंगे कि करना क्या है। आईटी शेयरों में हमने देखा कि थोड़ी उत्साह बढ़ रही है और उत्साह बढ़ने के बाद हमने देखा कि जो आईटी इंडेक्स है 35,000 के ऊपर फिर से निकला, बाजार को भी सपोर्ट करने काम किया। आईटी शेयरों में शिवांगी आपका जरा एक बार राय पूछेंगे, आप कैसे देख रही हैं आईटी इंडेक्स को? आपको लगता है कि जो तेजी आई है क्या ये सस्टेन कर पाएगी? एक तो ये बताइए। दूसरी चीज, कौन सा आईटी शेयर आपको अच्छा लग रहा है, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में? वैसे विप्रो को लेकर एक खबर भी आई है कि उन्होंने हरमन का डीटीएस जो बिजनेस है उसको अक्वायर करने का फैसला किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन वाला जो कारोबार है $375 मिलियन में। कौन सा शेयर आपको बेहतर लग रहा है? जी बिल्कुल, आईटी स्पेस में अगर हम बात करें कल सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी टीसीएस में, तो हैवी वेट्स में काफी एक अच्छा एक्शन तो जरूर है बट ओवरऑल हमने देखा है मिड साइज के जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें भी जितनी स्ट्रेंथ यहाँ बीच में बनते हुए दिखी थी वो फॉलो अप ना होने के कारण गिव अप हुआ है और अभी भी स्टॉक जो है वो अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इनमें मोमेंटम के शुरुआत में ही हम इसको मोमेंटम जो शुरू होता है तभी हम इसको कैप्चर करें और एल्स हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। करें वेट एंड वॉच की राय। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो एक इम्पैक्ट आ सकता ज़रूर है लेकिन खुले देते हैं विप्रो के स्टॉक प्राइस को बाजार खुलने के साथ, फिर से एक बार देखेंगे तब फिर क्या कुछ एक्शन हो रहा है। लेकिन 9 बज गए हैं, 9 के नवरत्न की सूची का वक्त हो चला है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न की पूरी लिस्ट लेकर। शरद बताइए। बिल्कुल, HUL पे जो है सबसे पहले नज़र रहेगी। मैनेजमेंट रीजेक्ट हो रहा है, निरंजन गुप्ता सक्सीड करेंगे रितेश तिवारी को एज अ CFO 1 नवंबर से, तो नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट ही देखने मिलेगा। वेदांता की बात करें तो दूसरा इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है, 16 रुपये प्रति शेयर
का जो है डिविडेंड रहेगा और इस साल का देखें तो टोटल डिविडेंड का पे आउट लगभग 23 रुपये का है। रिकॉर्ड डेट अगस्त 27 का है। वही विप्रो की बात करें तो ER&D फर्म हरमनजीत कनेक्टेड सर्विसेज को 32 करोड़ में लिया गया है। स्टॉक के लिए जो है पॉजिटिव है। हालांकि EPS के लिए देखा जाए तो डील थोड़ी सी जो है डाइल्यूटिव ज़रूर है, बट नेट इनको नए जो है क्लाइंट अकाउंट्स मिलने वाले हैं हरमन की इस ग्रुप कंपनी से, इसके लिए पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। विप्रो नंद कुमार सरावधने ने रेजिग्नेशन दे दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव न्यूज़ फ्लो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इटर्नल की बात करें तो एक नया और बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया, होली ओन आर्म्ड ब्लिंकिट फूड्स, तो इस पर भी बाजार रहेगी कि इस पर कंपनी क्या आगे अनाउंस करती है। हाल ही में जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस किया था जो लाइव एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस करती है। टेक्समैको रेल लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर जो है अनाउंस किया गया है। स्टॉक पे अच्छी तेज़ी आज देखने मिल सकती है। वही टेक्समैको रेल के अलावा टीटागढ़ रेल की बात करें तो इनको भी 500 करोड़ का ऑर्डर जो है GRSC से आया है, तो यहाँ पे भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है। येस बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिली है MD CEO के पद पे अगले 6 महीने के लिए। अप्रैल 2026 को जो है देखेंगे इनका एक्सटेंशन कंप्लीट होगा। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज में रिलायंस पे नज़र रखिए। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, मेंटेन ओवरवेट रखा है, टारगेट प्राइस 1695 का। शरद शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। शिवांगी, ये अडानी ग्रीन NTPC ग्रीन पर कोई टेक बन रहा है? बिकॉज NTPC ग्रीन के लिए खबर आई है कंपनी की आर्म जो है कैपेसिटी कमीशन करने वाली है फॉर अ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात में। ऑन द बैक ऑफ दिस न्यूज़ फ्लो हो सकता है कि 0.5% गेन के साथ ये स्टॉक खुल जाए, लेकिन पिछले दिनों NTPC ग्रीन से ज़्यादा अडानी ग्रीन चलता ज़रूर है। दोनों स्टॉक में इन कंपैरिजन और साथ ही अगर पोजिशन है किन्हीं की, तो दोनों स्टॉक्स पर राय क्या होगी? जी मानसी, अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक लगातार पिछले 2 महीनों से बिल्कुल नहीं चला है। हम देखें कि यहाँ पे जो है बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट नहीं इमर्ज होते हुए दिखी है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक। अडानी ग्रीन को लेकर ये व्यू, लेकिन एक और शेयर फोकस में रहेगा, वो है डिक्सन टेक का। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और मोतीलाल ओसवाल आई थिंक ये सबसे बड़ा टारगेट होगा डिक्सन टेक को लेकर। 22,100 से बढ़ाकर 22,300 का टारगेट उन्होंने कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्टैग्नेंट मोबाइल मार्केट में लगातार वो अपना शेयर बढ़ा रहे हैं और जो जॉइंट वेंचर किया है या फिर जो एक्विजिशंस किया है उसका कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा ये PLI बेनिफिट जब खत्म हो जाएंगे तो उसके जो नुकसान होंगे उसको ऑफसेट करने का काम करेगा। डिक्सन टेक, शिवांगी आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे। 16,750 और लोअर लेवल्स हमने देखा है कि 14,000 रुपये के नीचे शेयर गया था, वहां से एक स्ट्रांग रिकवरी आई है। आपको लगता है कि ये रिकवरी टिक पाएगी और मौजूदा स्तर पर बाइंग करनी है क्या? जी अभिषेक, जैसा IT स्पेस में भी मैंने व्यू दिया कि यहाँ पे कोई मोमेंटम सस्टेन होते हुए नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स डिक्सन में हमने देखा है कि पिछले महीने काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था, बट इस महीने हम देख रहे हैं कि काफी कंसोलिडेटिव फेज में है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मोमेंटम चेज करे। ऑफ कोर्स बेटर सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, उनमें आप फोकस कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में रखेंगे इस स्पेस को भी। लेकिन बाजार की शुरुआत अब बस होने वाली है और मार्केट के ओपनिंग से उम्मीदें आज भी हैं। माना कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन में करीब 80-90 अंकों की बिकवाली हमने देखी, लेकिन 25,000 के स्तर को तो शायद कायम रख लेगा निफ्टी। देखना होगा बैंक निफ्टी में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। प्री ओपन में हम देख रहे हैं हल्का फुल्का डाउनसाइड एक्शन, ऑलमोस्ट 86 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में और निफ्टी की फ्लैट शुरुआत होने के में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। स्टॉक वाइज न्यूज़ फ्लो का एक्शन, वेदांता के स्टॉक पर नजर जरूर रखेगा। कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर लिया है 16 रुपये प्रति शेयर के दाम पर और इसकी पूरी अमाउंटिंग की अगर बात करें 6,256 करोड़ की। सो सेकंड इंटरिम डिविडेंड की खबर के चलते ऑलमोस्ट 1% की तेजी पर खुलने की तैयारी तो है ही स्टॉक में। HUL में हमने देखा है कि निरंजन गुप्ता जो है वो रिप्लेस करने वाले हैं रितेश तिवारी को एज CFO। सो मैनेजमेंट में बदलाव की खबर, किस तरह का मूव आता है इस पर हमें खास तौर से नजर रखनी होगी। विप्रो पर अभी हमने डिस्कशन किया, मार्केट एक्सपर्ट
का ही मानना है कि फिलहाल इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेकिन एक्विजिशन की खबर आती हुई देखने को मिली है एक कंपनी को लेकर। इटर्नल पर भी नजर रखिएगा। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने सर्टिफाई किया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्लिंकिट फूड्स से एक न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कि टर्नल के स्टॉक प्राइस पर भी पड़ता दिखे। रेलवे स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए, बिकॉज रेलवे काउंटर्स में हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक न्यूज़ बेस्ड एक्शन और ऑर्डर विंस के चलते एक्शन नजर आते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कंपनी को गार्डन रीच से फॉर अ प्रोजेक्ट वर्थ 467 करोड़, तो इसके चलते टीटागढ़ रेल पर फोकस रहेगा। टेक्समाको रेल पे ऑलमोस्ट 3% की गेंस नजर आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स फोकस रेडार पर। एनटीपीसी ग्रीन पर कमिश्निंग की खबर आती हुई दिखी है, जिसके चलते हो सकता है कि रिजल्ट बैक्ड एक्शन हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। फिलहाल कोई ट्रेड्स नहीं बनते हैं। टेक्समाको रेल ऑर्डर विन 103 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कंपनी ने जीता है, जिसके चलते ये फोकस रेडार पर रहेगा। येट अनदर रेलवे स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए। 3% के गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक आप देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो तमाम स्टॉक्स है, रिलायंस के स्टॉक पर नजर जरूर रखिएगा। जेपी मॉर्गन की तरफ से पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, इनका मानना है कि 1695 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। फर्दर इस वक्त अगर देखें 1400 के लेवल्स के आसपास मार्केट में, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है, स्टॉक्स में भी वॉलेटाइल मूव्स नजर आएंगे, लेकिन पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट रिलायंस पे आई जरूर है। अपोलो हॉस्पिटल ब्लॉक डील के चलते फोकस रेडार पर कोल इंडिया पर नजर रखें, तो कोल इंडिया में भी मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आती हुई दिखी है, जिसके चलते फोकस पे रहेगा जरूर। रेलवे स्टॉक्स और वेदांता तो फोकस रेडार पर है ही। कंजम्पशन का खेमा आज क्या करता है इस पर भी नजर रखेंगे। बाजार की शुरुआत इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 25,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी में कामकाज है। चलिए 25,000 के ऊपर खुल तो रहे हैं, हम इन लेवल्स को सस्टेन कर जाएं तो अच्छी बात है। 55,650 के स्तर बैंक निफ्टी में, करीब 150 अंकों की बिकवाली वहां पर। वेदांता ऑन द फेस ऑफ इट हमने आपको बताया था डिविडेंड फ्रेंडली डिविडेंड प्ले का इंपैक्ट आता दिखेगा, 0.5% गेन्स वहां पर दिख रहे हैं। विप्रो में न्यूज फ्लो का इंपैक्ट इस वक्त आप देख पाएंगे, तो उस पर भी नजर रखिएगा जरूर। इस बीच एनटीपीसी ग्रीन जो कमिश्निंग की खबर आई है उसका इंपैक्ट है 0.5% to 1% गेन्स के साथ। स्टॉक में भी ट्रेंड इस वक्त मजबूती की तरफ देखने को मिला है। ऑटोमोबाइल प्लेस में टाटा मोटर्स पर नजर रखे। पावर ग्रिड में हम देखने हैं कि वॉलेटाइल मूव्स हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं शुरुआत ठीक ठाक होती हुई नजर आई है। लार्जर प्लेयर्स और साथ ही डिफेंस पॉकेट्स पर भी नजर रखेंगे। लार्जर प्लेयर्स में आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाजार की शुरुआत में कहां से आता हुआ दिख रहा है? भारतीय एयरटेल का स्टॉक लगातार शायद तीसरा सेशन है जबकि स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है। डिविज लैबोरेटरीज, एलएनटी, टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स को देखें, वहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस और रिलायंस, साथ ही कोटक बैंक, ये 5 खिलाड़ी है लार्जर प्लेयर्स में जो कि इस वक्त मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लगात जाए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा अब भी भारी है, लेकिन देखना होगा कि मार्केट की शुरुआत वॉलेटाइल हुई है तो होता क्या है, इस पर नजर रखेंगे हम। रेलवे काउंटर्स फटाफट से आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टीटागढ़ रेल, टेक्समाको रेल, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा जरूर। इसी के साथ साथ देखिए 3% की तेजी टीटागढ़ रेल में। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी ना भूलें, बिकॉज आज मार्केट में वॉलेटाइल शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि टेक्समाको में 4% की तेजी, हो सकता है कि इंडिया विक्स में भी एक स्पाइक, नहीं चलो 0.5% डाउन ट्रेंड्स हैं, तो वहां से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। 11 यानी कि 12 के लेवल के नीचे है तो कंफर्ट जोन में ही है, सो इंडिया विक्स या वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तरफ से कोई कंसर्न नहीं। इटर्नल के स्टॉक प्राइस पर नजर रखें, शुरुआत ठीक ठाक वहां पर होती हुई नजर आई है। HUL और साथ ही कोल इंडिया दोनों में मैनेजमेंट बदलाव की खबर थी। मैनेजमेंट बदलाव का किस तरह का असर है, कोई खास इम्पैक्ट HUL में फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। हरे निशान के साथ खुला जरूर है। कोल इंडिया के चार्ट्स को भी एक बार पुलअप करेंगे, वहां पर भी हरे निशान के साथ 378 के स्तर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेदांता का स्टॉक है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते फोकस रेडार पर आ रहा है, लेकिन एफएमसीजी का खेमा क्या कुछ कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, इस पर नजर डालते हैं। और लेबोरेटरी स्पेस, एल्केम लेबोरेटरीज, अभी थोड़ी देर पहले हम फार्मा स्पेस पर बातचीत भी कर रहे थे, एक्सपर्ट की राय भी ले रहे थे। ऑटोमोबाइल स्पेस में भी हम देख रहे हैं हल्का फुल्का मूव नजर आ रहा है, कोई बड़ा इस वक्त मूव नहीं देख पा रहे हैं हम। कंजम्पशन एफएमसीजी बास्केट, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज एफएमसीजी कंजम्पशन की स्टोरी है, यहाँ से प्ले आउट होती हुई नजर जरूर आएगी। क्या ये दिख रहा है? 117 अंकों की तेजी के साथ एफएमसीजी में शुरुआत इस वक्त हम देख रहे हैं। आइए निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है वो भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। डिविज लैबोरेटरीज है, इसके अलावा जाइडस लाइफ है, तो ये फार्मा स्पेस है, ये प्ले आउट हो रहा है। जीमेंस में हम देख रहे हैं मजबूती, 0.5% to 1% गेन्स हैं।
HAL पर नजर रखिए, वहां पर भी तेजी के साथ इस वक्त कामकाज खुलता हुआ एटलीस्ट दिखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप इंडेक्स को लेकर आए, मिड कैप में अच्छी मजबूती आज के सत्र में है। बेंचमार्क्स भले ही लाल निशान के साथ ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स जो है एटलीस्ट 100-125 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस मजबूती में सबसे आगे खड़े हैं? वोल्टास, ABFRL, पेटीएम, SJVN, HDFC MC, कमिंस इंडिया। आई थिंक हरीश के रेडार पर भी था, कमिंस इंडिया पर उन्होंने अपनी राय भी दी थी और ये स्टॉक भी मजबूती के साथ खुलता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन स्टॉक वाइज एक्शन जो है टीटागढ़ रेल में नजर आ रहा है, अतुल लिमिटेड में नजर आ रहा है, NBCC में नजर आ रहा है। ये तमाम स्टॉक्स है जो कि एक्शन दिखा रहे हैं। और साथ ही लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, FMCG पॉकेट से जुड़ा स्टॉक नेस्ले है जहां पर मजबूती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, M&M जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम एक्शन आज के सत्र में फिलहाल तो देख पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, हालांकि 25,000 के लेवल्स को सस्टेन कर पाना इस वक्त निफ्टी के लिए चैलेंजिंग नजर आ रहा है। स्क्रीन पर इंडिसेस ट्रैकर भी लेकर आएंगे निफ्टी का, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोच पर भी एक नज़र डाल देते हैं। कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं आज? फार्मा है, मिड सेलेक्ट है, PSU बैंक, ऑटो, FMCG, एनर्जी। इन दिस ऑर्डर ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस दिख रही है। सो फार्मा लगातार दूसरा सेशन है जबकि हम देख रहे हैं मजबूती की चाल पकड़ते हुए। एंड ऑन द फ्लिप साइड IT, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 सेक्टर्स हैं जहां डाउनसाइड एक्शन नजर आ रहा है। तो कल ही की तरह आज भी बटा हुआ कामकाज, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की तस्वीर अगर समझेंगे तो काफी ट्रिकी मार्केट है। सोच समझकर एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी, लेकिन चलिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि इस बाजार की शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं। तो बाजार की थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई है, गिफ्ट निफ्टी जैसे दिखा रहा था। निफ्टी करीब 70 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,550 के आसपास के लेवल आप देखेंगे। देखते हैं कि क्या 55,500 का जो सपोर्ट है क्या उसको निफ्टी बैंक बचा पाता है। फिलहाल 200 अंकों के आसपास ही कमजोरी है। हालांकि एक अच्छी चीज ये है कि आपको हेडलाइन इंडेक्स में कमजोरी दिख रही होगी, थोड़ी नरमी दिख रही है, लेकिन अभी भी जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो पक्ष में है तेजी के। 1146 शेयर तेजी के हैं और 1076 शेयर में इस वक्त हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% की तेजी हो, लेकिन एक भी शेयर ऐसा भी नहीं है जहां पर 1% की नरमी हो। यह है बाजार की तस्वीर। और ये आज जो दिग्गज है रिलायंस, ICICI बैंक बाजार को सपोर्ट दे रहे थे, आज थोड़ा सा सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं और IT में भी थोड़ी थोड़ी नरमी हमें देखने को मिल रही है। इसके चलते बाजार में आपको नरमी दिखाई देगी 25,000 के स्तर के आसपास है। तो हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के अपने सौदे बताने के लिए। अगर आपको परेशानी हो रही है ट्रेड खोजने में तो आपकी मदद कर देंगे शिवांगी हैं और हरीश जी हैं। शिवांगी जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, ओपनिंग ट्रेड पहला सौदा आप कहां पर लेने की सलाह देंगी? जी बिल्कुल। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि शुरुआत सॉफ्टनेस के साथ हुई है, बट कुछ सेक्टर्स में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा अल्केम पर। ये एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन की ब्रेकआउट की पूरी तैयारी कर रहा है डेली फ्रेम में, और वीक ऑन वीक भी हमने देखा है कि काफी अच्छा फॉलो अप इस हफ्ते हमने देखने को मिला है लास्ट वीक के एक गेन्स के बाद। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम मौके ढूंढे। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं अल्केम के लिए 56-50 तक के बनते हुए दिख रहे हैं। 53-50 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। 5350 का स्टॉप लॉस, 5650 के टारगेट, 5450 के आसपास शेयर। याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और फार्मा में कल भी हमने देखा था कि डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी हुई थी, कुछ और फार्मा चले थे, सिप्ला में तेजी हुई थी। और आज अल्केम पर आप फोकस करके चलिए। अल्केम लैब्स 5,448 का भाव है, आधे % ऊपर ये शेयर है, लेकिन आपके लिए पैसे बना के ये शेयर दे सकता है आज के सत्र में। हरीश जी, आप बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर गई है और आपके हिसाब से कहाँ मौके बढ़िया बन सकते हैं आज के सत्र के लिए? बिल्कुल अभिषेक, की जिस तरीके से मार्केट खुला है, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन नहीं रह सकता। तो उसके चलते मेरे हिसाब से थोड़ा अग्रेसिव स्टॉक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि रैडिको केतन एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे एक पेरेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। लास्ट 2 दिनों से देखा है तो लगातार वॉल्यूम गेन होते नजर आ रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है रैडिको के टर्म में। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर टारगेट बनेंगे 3000 पहला टारगेट बनेगा 3000 का, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 3100 तक भी चांसेस है पोजिशनल में देखा जाए तो। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2825 का। 25 रेडिको खेतान 3100 तक के टारगेट। हरीश जी, क्या आपने फ्राइडे देख के ये शेयर दे दिया है या फिर स्ट्रक्चर भी अच्छे लग रहे हैं इसके? अभिषेक जी, एक्चुअली टेक्निकली चार्ट सेटअप बहुत सही है और हायर टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट है, लेकिन अभी फ्राइडे भी दिन आ गया तो मुझे लग रहा है उसका भी डिमांड मिलेगा सपोर्ट। ठीक है, रेडिको खेतान 3100 की टारगेट और इसमें 2820 के आसपास का 25 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक बार बाजार पर फिर से नजर डालते हैं। आज देखिए फिर से ऐसा लगेगा ना कि आपको इंडेक्स देख देख के आप थक जाएंगे। 77 अंक नीचे निफ्टी है, 25,000 का एक सपोर्ट है, उसके आसपास जाके फिलहाल टिका हुआ है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,578, 55,500 का निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है, वो भी उसके आसपास ही है, करीब पौने 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। और आज हम जो बड़े जो शेयर हैं, हैवीवेट जो हैं, वहाँ पर कोई खास मूवमेंट देख भी नहीं रहे हैं। तेजी की अगर हम बात करें तो बीएल सबसे ज़्यादा ऊपर है, 0.25% के आसपास की तेज़ी है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एल&टी, थोड़ी थोड़ी तेज़ी यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें थोड़ी सी हम देख रहे हैं कमज़ोरी बढ़ रही है। और एसबीआई लाइफ 1% नीचे है। कल के शेयर में कल के सत्र में हम तेज़ी देख रहे थे। इसके अलावा ग्रासिम कमज़ोर है। आईसीसी बैंक ने कल जो तेज़ी की आज पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, तो ये एक दिक्कत की बात है बैंकिंग शेयरों के लिए। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 200 अंकों से ज़्यादा की होगी है, 55,550 की नीचे के आपको लेवल दिखेंगे। कंजम्पशन में आईटीसी कमज़ोर है, ट्रेंड कमज़ोर है, हीरो मोटो कमज़ोर है, तो कंजम्पशन वाले शेयर में भी कमज़ोरी आ रही है। एशियन पेंट्स की भी जो गिरावट है करीब करीब 1% के आसपास की है। और इस वक्त निफ्टी के 50 में से जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो है 43 और निफ्टी की जो गिरावट है वो है 85 अंकों की। 25,000 के नीचे आ गया है निफ्टी। हालांकि जो गिरावट है मतलब दोनों के दोनों इंडेक्स में 0.25% से थोड़ी सी ही ज़्यादा की है। लेकिन होता यह है कि जब आपको तेज़ी देख देख की आदत पड़ जाती है ना हरियाली देखने की, तो ये थोड़ा बुरा लगता है कि बाजार ऊपर क्यों नहीं है। 25,000 के लेवल को हम लगातार 4 सत्र से देख रहे हैं कि इंट्राडे में उसके ऊपर गया, 2 दिन तो सस्टेन भी किया। तो ये बाजार की तस्वीर है। अगर हम वायदा वाले शेयरों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, इसमें 2% के आसपास की तेजी है। एमसीएक्स में कल गिरावट हमने देखी जब ये खबर आई थी सेबी चेयरमैन का जब बयान आया था तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म वाले शेयर टूटे, लेकिन एमसीएक्स क्यों टूटा पता नहीं। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी बाइक हम देख रहे हैं। एक नज़र जरा शिवांगी जी आप ना नायका पर डालिए। नायका में हम देख रहे हैं कि 200 रुपए के ऊपर अब ये अच्छे से ये टिक रहा है शेयर और थोड़ी थोड़ी करके अपनी तेजी को बढ़ा भी रहा है। नायका में क्या आप कोई ट्रेडिंग बाउंस देख रही हैं? मौजूदा स्तर से कोई सौदा बनता है? जी, नायका में हमने पिछले 3 दिनों से रिकमेंडेशन दिया है। ई कॉमर्स ब्यूटी स्पेस में ये एक ऐसा काउंटर है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो रीसेंट अर्निंग ग्रोथ एस्टिमेट्स आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं स्टॉक के लिए और ओवरऑल फेस्टिविटी के अहेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बरकरार रहेगा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। लार्जर टाइम फ्रेम पे मंथली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग है और काफ़ी जो कोई भी छोटे सप्लाई का अब्सॉर्प्शन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है बायर्स का एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए रेडी है स्टॉक। 235 के इमीडिएट टारगेट्स और 222 के एक स्टॉप लॉस हमें ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, न्यू एज टेक स्टॉक्स पे तो हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो ओपनिंग ट्रेड पे जो है हमारी नज़र रहेगी। ओपनिंग का खिलाड़ी वो रहेगा फिनोलेक्स केबल्स। हमने ऑफकोर्स इस हफ्ते देख लिए पीवीसी प्लेयर्स के जो अच्छे मोमेंटम देखने मिले ऑलरेडी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ हो या एस्ट्रल हो और इवन प्रिंस पाइप्स हो, लेकिन अब जो है फाइनली
अब देखें फिनोलेक्स केबल्स में ही उछाल आ रहा है, तो यानी कि पूरा ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये हमारे ओपनिंग का खिलाड़ी है फिनोलेक्स केबल्स। पीवीसी प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं और डिमांड भी अप्रूव जो है आप कह सकते हैं अपमूव देखने मिल रहा है अगस्त के महीने से, तो ये सबसे पहला स्टॉक रहेगा। ओपनिंग के फिसड्डी पे भी एक बार नज़र डालते हैं। ओपनिंग का फिसड्डी है स्विगी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रीजंस आ रहे हैं, एक तो मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है और दूसरा इटर्नल एक और जो है दाव नया खेल दिया है, ब्लिंकिट फूड्स करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। तो स्विगी जो है सिर्फ डिलीवरी में है, फूड और क्विक सर्विस में। अगर वही इटर्नल की बात करें तो ये फूड डिलीवरी क्विक सर्विस में है, एक्सपीरियंसेस का डिस्ट्रिक्ट भी है, अब ये चौथा बिजनेस भी ले आया। तो देख रहे 1.5 से 2 साल आगे का लीड जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके कारण देखिए स्विगी पे भी जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। इसके ऊपर भी एनालिसिस हम लेके आने वाले हैं। शिवानगी, एक बार स्विगी पे आपकी नज़र चाहिए। एक और राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में वापस चला जाएगा। देखिए न्यूएज टेक स्टॉक्स में 4-5 सेशन से अच्छी मूव आई है, लेकिन ये आपको लगता है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रेंथ अभी भी अच्छा लग रहा है स्विगी का, या कंसोलिडेशन होगा? जी, स्विगी की बात करें हम यहाँ पे, तो पिछले 4 महीनों से हमने देखा है कि हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली यहाँ ऐड हुए हैं। आज ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रीटेस्ट करते हुए दिख रही है ब्रेकआउट को। ऑफ कोर्स गैप अप ओपनिंग हुआ था कल के सेशन में, तो गैप फिल भी हो रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ लंबी अवधि के लिए बरकरार है स्टॉक में। एंड जिन लोगों ने खरीदा है वो बिल्कुल होल्ड करे। नेक्स्ट टारगेट्स तो इमीडिएटली हम 444 तक के लिए एक्सपेक्ट करें, बट पोजिशनली भी ये स्टॉक अच्छी तरह से पॉइज्ड है। 415 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। बिल्कुल, यहाँ पे जो है स्विगी पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ज़रूर रखिए। शिवांगी की तरफ से आ रहा है। एक बार फिनोलेक्स केबल्स जो हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी है, हरीश इस पे आपकी व्यू चाहिए। ऑलरेडी मुनाफा वसूली बाकी 3 पेयर्स पे तो हमें ऑलरेडी देखने मिल रही है, लेकिन अब बाजार को चौथा और आखिरी जो बड़ा ढंग का पीवीसी प्लेयर है वहाँ पे नज़र आई है, और आज देखिए एक अपमूव आया है, फिर थोड़ी करेक्शन आ रही है। तो ये डेड कार्ड बाउंस कह सकते हैं कि ये वापस से एक कंसोलिडेशन फेस में चला जाएगा। इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न 1 या 3 महीने के बेसिस पे तो आया नहीं है। कैसा लग रहा है व्यूज़ आपका? अभिषेक जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा है तो स्टॉक में लास्ट कुछ महीनों से ज़्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं दिया है, लेकिन जो लेवल से अभी रिबाउंड होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस थोड़ा ओवरसोल्ड था, उसके चलते मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाउंस देखने मिल रहा है, रिलीफ रैली है। तो अभी भी देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 920 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आता है तो बहुत सारा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोशिश करना चाहिए। जो भी लेवल्स पे नीचे लेवल पे बाई किया हो, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मेजर ट्रेंड अभी भी देखा है तो इतना स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल एक चीज है कि एक प्रीवियस स्विंग लोस के आसपास है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है 820 830 लेवल, जो प्रीवियस लोस था स्विंग्स, तो मल्टीपल टाइम टेस्ट करके वहां से रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर में थोड़ा तेजी बनने के लिए और थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 900 के लेवल से ऊपर टिकता है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। तो तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच करें स्टॉक में। अगर किसी के बाद बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 820 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है पोजिशनल में, तो उसके स्टॉक के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए कोई किसी ने बाय किया, मुझे लग रहा है कि आज का लो का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 850 का। तो उसके ऊपर नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच में रहेगा स्टॉक प्राइस। वेट एंड वॉच का नज़रिया, लेकिन हाँ फिनोलेक्स केबल्स एक ऐसा स्टॉक जो ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाता है, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी पर ये स्टॉक में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। एक नज़र फार्मा प्लेयर्स पर भी डाल लेते हैं, बिकॉज ये वो सेक्टर है जो कि आज सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। बाजार में वैसे गिरावट और ज़्यादा बढ़ी है। निफ्टी के 50 में से करीब 38 शेयरों में इस वक्त कमज़ोरी देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 यानी 30 में से करीब 22-23 शेयरों में बिकवाली का दबाव है। मार्केट ब्रेथ में भी हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में डिक्लाइंस जो हैं वो ज़्यादा हावी होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिली है, और निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव 25,000 के भी नीचे फिसलता हुआ निफ्टी। हम आपको यही बता रहे थे कि इस हफ्ते की शुरुआत में हमने 25,000 के लेवल्स को टच बेस किया, मिड वीक में हमने इन लेवल्स के आगे जाने की कोशिश की,
और कल तक हम इन लेवल्स को सस्टेन भी कर रहे थे, लेकिन आज हो सकता है कि पार्टिसिपेशन की कमी हो, 6 दिन की तेज़ी के बाद एक फेज़ कंसोलिडेशन का नज़र आए, इसी के चलते बिकवाली शायद दिखे और ऐसा हो रहा है। 55,423 के स्तर नीचे करीब 350 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे। दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी पर भी फोकस कीजिएगा, वहां पर भी गिरावट जो है वो और ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। बिकवाली के साथ 24,957 एंड इम्पॉर्टेंट इट इज़ क्योंकि 25,000 के स्तर को तोड़ हम नीचे चले गए हैं। गिरावट और फिसलता हुआ मार्केट, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप पर भी नजर रहेगी। लेकिन फार्मा स्पेस पर वापस आते हैं और हरीश आपसे जानना चाहूंगी, फार्मा सेक्टर पर आप अपने टेक्स दे भी रहे थे बाजार खुलने से ठीक पहले। अब आप देखिए डिविज लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, एल्केम लेबोरेटरीज, ग्रैंडमार्क, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट को संभालने का एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करने का काम तो कर रहे हैं। मार्केट तो कमज़ोर हो चले हैं फार्मा स्पेस में, या फिर इस वक्त जहां कमज़ोरी दिख रही है उन स्पेसेस में जैसे कि आईटी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, गिरावट में कुछ खरीदना चाहिए? अगर देखा है तो बिल्कुल, जहाँ पे देखा है तो फार्मा में स्पेशली बात करते हैं। देखिए फार्मा में थोड़े बहुत स्टॉक्स है जहाँ पे अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि तो डिप्स जो भी आएगा, मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे हमने सुबह मॉर्निंग डिस्कस किया था सिप्ला के बारे में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो अगर डिप मिलता है तो बिल्कुल बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी सिप्ला में। और दूसरा स्टॉक जैसे एल्केम में भी हो गया, क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक भी मोमेंटम बन सकती है। तो बाय करने की, डिप्स में बाय करने की राय रहेगी, क्योंकि जो सेटअप है अभी भी इंटैक्ट है। तो जो भी है मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, तो करेक्शंस में बिल्कुल अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है मुझे लग रहा है कि इसका तेजी कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। एक बार मार्केट थोड़ा रिवर्स हो सकता है, हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक से जो पहले आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि फार्मा में अभी भी मौका बन सकता है बाय करने के लिए। फार्मा में मौका है बाय करने के लिए और आज डिफेंसिव की भूमिका पूरी तरह से निभाता हुआ फार्मा स्पेस। लेकिन हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट ऐड हुए हैं, आदित्य अग्रवाल है हमारे साथ। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में हमने 4 सेशंस की बढ़िया मजबूती, इनफैक्ट पिछले 6 सेशन से ही बढ़िया मजबूती और गेंस देखें, लेकिन वो मजबूती आज फिजल आउट होती हुई, पार्टिसिपेशन की कमी, 24,966, 25,000 के नीचे फिसलते हुए हम। बाजार की शुरुआत के बाद कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी, शुभ बुलाने के लिए शुक्रिया। हम अभी फार्मा की चर्चा कर रहे थे और फार्मा ही मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए हम देख सकते हैं। उसमें से सिप्ला का जो स्टॉक है वो बेहतरीन लग रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा था वॉल्यूम्स में मानसी बहुत अच्छा एक अपमूव हुआ था, और आज हालांकि बहुत ज़्यादा एक अपमूव नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, क्योंकि मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सॉफ्ट है थोड़ा स्टॉक, तो एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं हम। 1580, 1570 ये अच्छा सपोर्ट्स है, तो 1580 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट का, और ऊपर में मुझे लग रहा है यहाँ पे 1680 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 100 रुपए के अपसाइड के लिए यहाँ पे सिप्ला में खरीदारी की सलाह दूंगा, और 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए। इसके अलावा एक सीजी पावर जो कि स्टॉक है उसमें हम देख रहे हैं मानसी काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, और एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रखा है स्टॉक। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और एक अपमूव आना चाहिए, तो सीजी पावर में भी एक लॉन्ग एडिशन करना चाहिए। यहाँ पे 710 का टारगेट यहाँ पे ऊपर में निकल कर आता है, और नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है 670 का। 670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी रहेगी, 710 का टारगेट यहाँ पे। एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा अब यहाँ से, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा डाउनसाइड देखने मिले हमें। 24,900 का एक अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इंट्राडे एक रिकवरी का अटेम्प्ट भी करे, तो ये स्टॉक्स उस फेज में फिर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आदित्य ने जो कहा कि इंट्राडे में बाजार रिकवरी कर सकते हैं, और मैं यही पूछने भी वाला था अभी आदित्य से कि क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि निफ्टी बैंक रिकवर करेंगे, क्योंकि लग मुझे भी रहा है कि लोअर लेवल से रिकवरी आएगी, और ये 119 अंकों के आसपास की गिरावट है। देखते हैं, हमने बताया भी था आपको कि नहीं 25,000 से लेकर 24,900 के बीच में एक सपोर्ट रेंज है, वहाँ से बाजार में अगर आप नीचे अगर जाएं तो आपको बाइंग करनी चाहिए। तो एक काम कीजिए आदित्य, गुड मॉर्निंग आदित्य जी, लगे हाथ ना एक बार आप जरा निफ्टी पर आप रणनीति दे दीजिए। निफ्टी बैंक पर क्या ये लेवल ठीक है? अगर किसी को मान लीजिए 100-150 पॉइंट के लिए प्ले करना हो तो बाइंग करें यहाँ पर निफ्टी में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने अपना गैप कवर किया है यहाँ पे
हमने देखा था वीक के स्टार्ट में एक गैप के साथ ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में और वहाँ पे एक गैप अप था। तो आज जो बैंक निफ्टी ने किया है वो सिर्फ गैप को फिल किया है और गैप को फिल करने के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनकर आता है। तो 55,400 के नीचे का अच्छा सपोर्ट है, 55,300 का एक स्टॉप लॉस लगा है 100 रुपये नीचे का यहाँ से। और एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे 200 से लेकर 250 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। और अगर हम निफ्टी की चर्चा कर ले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 24,900 जैसा कि मैंने कहा एक अच्छा सपोर्ट एक बेस के तौर पे आज के दिन पे मुझे लग रहा है एक आएगा, वहां से बाइंग आ सकती है। तो 24,900 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा है और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन कर सकते हैं। 25,000 के ऊपर एक बार मुझे लग रहा है निफ्टी वापस अटेम्प्ट करेगा आने के लिए और 25,100 तक के लेवल्स हमें शायद देखने मिल सकते हैं। 100 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में और निफ्टी बैंक में भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रहा है। 300 अंकों की गिरावट फिलहाल आप निफ्टी बैंक में देखेंगे और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो जो गिरावट है 450 अंकों की है, 81,600 के आसपास आपको सेंसेक्स दिखाई देगा। इस वक्त निफ्टी के 50 में से 45 शेयर हैं कमजोर और जियो फाइनेंशियल में हल्की सी तेजी है। एल&टी अपने गेन को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा तेजी। बाकी एम&एम, बीएल और बजाज फाइनेंस कुछ और शेयर हैं जहां पर मजबूती का ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन एक शेयर जरा शिवांगी जी आपसे हम अलविदा लें उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ट्रेंड इसमें लगातार बुलिश है, मतलब पेरेंटेज तो अच्छी है, बिजनेस अच्छा है इनका फंडामेंटली अगर देखें तो। चार्ट्स क्या संकेत आपको दे रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के? क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे फॉल आ रहे हैं लेकिन शेयर ये गिर नहीं रहा है, अब ट्रेंड में ही है। आपके टारगेट्स क्या होंगे इस पर? जी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस इस साल हमने देखा है कि अराउंड 36% परफॉर्म किया है इस साल। तो थोड़ी बहुत हम इंट्राडे सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट ओवरऑल लंबी अवधि का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मंथली बेसिस पे भी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो थोड़ी और कूल ऑफ होती है यहाँ पे फिर ये वापस तैयारी करेगा अपने एक हाइस को टच करने के लिए। 825 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है ऑन दी अपसाइड, बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस बनाते हुए ही हम इसमें ट्रेड करें। 777 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट्स डेज हाई पे है और धन्यवाद शिवांगी इस कॉल को लेके। और यहाँ पे जो है पोजिशनल सेटअप अच्छा लग रहा है। आदित्य एक बार बाजार के रुख ले लेते हैं तो यहाँ देखें तो सेलिंग थोड़ी इंटेंसिफाई हो रही है, 25,000 के नीचे बाजार आ गया है। आप देखें 24,965 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेड भी देखें तो टुवर्ड्स द बेयर्स अब मूव कर गया। शुरुआती स्तर पे ये इन जो था लार्जली इवन स्टीवन था, यानी कि 1:1 रेशियो था, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है। अब खास करके रियल्टी पैक की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सेलिंग और आ रही है। इस बाजार में आदित्य क्या जो है मार्केट पोजीशनिंग होनी चाहिए, एक बार आपसे वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़े से डाइवर्स ट्रेंड्स आ रहे हैं। आज फ्राइडे भी है, सैटरडे संडे शायद और ग्लोबल क्यूज डेवलप हो सकते हैं। जनरली ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अभी क्या है कि हर एक वीकेंड में जो है लगता है कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है। तो आपकी क्या राय रहेगी बाजार के लिए, और यहाँ पे अगर कुछ कॉल या पुट या कोई भी ऑप्शन का कोई ट्रेड बन सकता है क्या? गुड मॉर्निंग शरद। मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए यहाँ पे, तो आपको पोजीशनिंग अपनी लाइट रखनी चाहिए। प्रेफर करूंगा इंट्राडे ट्रेड्स करने के लिए, ना कि पोजिशनल ट्रेड लेके जाने के लिए। जैसा कि आपने कहा थोड़ा सा जिटरी रहते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स वीकेंड पे, कोई भरोसा नहीं है ट्रम्प की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आ जाए फिर कुछ खुलासा कर दे वो। तो उस चक्कर में लग रहा है कि मार्केट में इंट्राडे पोजीशन ही लेना बेटर रहेगा। और हम देख रहे हैं कि एक अच्छे अप मूव के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहूँगा, मुझे लग रहा है एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है ये, और कहीं ना कहीं मार्केट सेटल होना चाहिए 24,900 के आसपास, और वहाँ से एक वापस से शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकती है। तो मार्केट अभी खुल के आधे घंटे हुए हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा और वेट करे। यहाँ पे मेरे हिसाब से पोजिशनिंग देख के लग रही है कि एक शायद शॉर्ट कवरिंग रैली फर्स्ट हाफ में देखने मिल सकती है हमें 25,100 के लेवल्स तक। एंड मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। अगर हम चर्चा कर ले पीएसयू बैंक्स की, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली हमें पीएसयू बैंक्स में देखने मिल सकती है। सो ओवरऑल ट्रेंड कंसोलिडेशन का रहेगा, ना कि बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा, ना हमें बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम देखने मिलेगा शरद। कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज पे, तो आप एक बुल कॉल स्प्रेड भी इसमें एक
आप कर सकते हैं 24,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीदे और 25,100 का कॉल ऑप्शन राइट करे, तो उसमें आपकी पोजीशनिंग थोड़ी हेज भी हो जाती है, रिस्क भी कम रहता है। और इंट्राडे अगर आपको एक मूव मिलता है यहाँ पे 25,50, 25,100 के आसपास, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इस पे जो है 24,900 के कॉल्स पे जो है नज़र ज़रूर रख सकते हैं। वीकली पे 21 अगस्त का रहेगा, 25,100 का पुट है, जो दोनों हमारी जो है नज़र रहेगी फोकस पे। आदित्य, अब इसके अलावा जो है रिलायंस पे आपकी राय जानना चाहूँगा। पोजिशनली देखिए यहाँ पे एक अपमूव का सेटअप तो बन रहा है। अगस्त 29 को इनका जो है इम्पोर्टेंट AGM भी है, और देखिए दिन के लो लेवल से रिलायंस एक रिकवरी अटेम्प्ट भी कर रहा है। हालांकि अभी 0.4% डाउन है, 1400 लेवल्स, 1420 लेवल्स को अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है, और फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। तो ज़रा देखा है पोजिशनली 3 या 4 सेशन के लिए रिलायंस का चार्ट कैसा लगता है आदित्य? बिल्कुल शरद, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, और हम देखते हैं हर बार AGM के पहले एक इसमें पोजिशनिंग बिल्डअप जरूर होती है, एंड स्पेशली लॉन्ग साइड में बिल्डअप होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रहता है कि कुछ अनाउंसमेंट आए डीमर्जर को लेके, जियो को लेके, रिटेल को लेके, तो उस चक्कर में थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्डअप होती है, और हम वो देख भी रहे हैं। 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, बट उसके पहले हमने देखा था एक अच्छा खासा अपमूव आया था शरद। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो थोड़ी बहुत साइडवेज या प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, उसमें वॉल्यूम नहीं देखने मिल रहा है हमें। वॉल्यूम्स पे बाइंग हुई थी, लेकिन वॉल्यूम्स पे सेलिंग हमें देखने नहीं मिली है स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक वापस से एक फ्रेश लेग ऑफ इसमें बाइंग आएगा। नीचे में सपोर्ट्स 1400 के बहुत ही बेहतरीन है, तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए। एंड शायद रिलायंस वो एक स्टॉक दिग्गज हो सकता है, दिग्गज स्टॉक जो कि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करे और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आए यहाँ पे। और एक बार यहाँ पे 1480 से लेके 1520 के लेवल जा सकते हैं, तो 1480, 1520 ये 2 लेवल्स है, और 1400 का स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे लग रहा है बेहतरीन विकल्प हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस पर ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव ब्रोकरेज थी, लेकिन मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है, तो रिलायंस के स्टॉक में भी डाउन साइड एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। इस बीच फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, बिकॉज वहां पर स्पाइक अप आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के मजबूती या कह सकते स्पाइक्स इंडिया विक्स में है। इन इटसेल्फ अ कंसर्न, क्योंकि फेयर इंडिकेटर वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़त जो है वो बाजार में भी उतार चढ़ाव को बयां करती है। मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं कुछ तमाम सेक्टर्स, फार्मा कह लीजिए, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स हैं, ऑटो, FMCG, एनर्जी, रियल्टी जैसे पॉकेट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कोई खास मदद इससे मिलती हुई दिख नहीं रही है। न्यूज़ फ्लोज के दम पर भी जो एक्शन दिखना था वो एक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे कि अभी रिलायंस की हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लेकिन वर्कआउट नहीं कर पा रही है। लेकिन एक नज़र IT सेक्टर पर भी होनी चाहिए, और IT पॉकेट्स में कंपैरिजन हमेशा हो रही है। अब जहां हम डोमेस्टिक IT प्लेयर्स की बात करते हैं कि लार्जर IT प्लेयर पर नजर रखें या मिड कैप IT प्लेयर्स पर। निफ्टी IT इंडेक्स में गिरावट है 150 अंकों की, लेकिन मिड कैप IT काउंटर्स कुछ चुनिंदा जो हैं उनको पुल अप करते हैं। कोफोर्ज को देखें, परसिस्टेंट को देखें, ऑलमोस्ट 1 से 1.25% तक की मजबूती कमजोर बाजार में भी इन प्लेयर्स में इस वक्त नजर आ रही है। आदित्य, क्या आपको कन्विक्शन आता है IT स्पेस में? एंड इफ यस, तो फिर लार्जर प्लेयर्स के साथ रहना चाहेंगे या फिर मिड कैप IT प्लेयर्स? मानसी, कन्विक्शन आ रहा है IT में, बट ये ट्रेडिंग बेट नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा समय देना पड़ेगा हमें। इसमें स्टैगर्ड बाइंग करे और इसको थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड के जैसे आप इसको देखें IT सेक्टर को अभी, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। नंबर्स के बाद क्वार्टरली नंबर्स आए, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिली। अब एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बेस फॉर्मेशन के बाद एक रैली देखने मिलेगी हमें। तो इसमें हमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक और लार्ज कैप और मिड कैप IT स्टॉक्स दोनों में से हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। 2-3 स्टॉक रेडार पे है बिल्कुल। कोफोर्ज उसमें से मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे आउट परफॉर्मर रहा है मिड कैप IT स्पेस में, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड कोफोर्ज। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोफोर्ज में एक वापस हमें एक अपमूव देखने मिल सकता है। ऊपर 1900 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 1900 के ऊपर 2000 के लेवल्स भी ये टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा एक LTIM माइंट्री है, मुझे लग रहा है वहां पे भी एक पोजिशनिंग अच्छी बन रही है। यहाँ पे काफी समय से हमने देखा है कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। इसका 200 DMA कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का जैसे काम कर रहा है, जो कि फिलहाल 5330 पे है। एक बार वो क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें रैली देखने मिल सकती है 5800 6000 के लेवल्स तक। तो LTIM पे भी मेरी नज़र थोड़ी बुलिश है। यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा मैं। स्टॉप लॉस नीचे में हमको लगाना है 5100 का, और ऊपर में 5800 से लेके 6000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं हमें। अब अगर हम लार्ज कैप IT की बात कर ले, तो इसमें मुझे लग रहा है TCS
एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन करके यहाँ पे एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है। 2 दिन पहले हमने देखा था एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल यहाँ पे देखने मिला था, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट है स्टॉक। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे लग रहा है टीसीएस में बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 3050 का नीचे स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में 3200 से लेकर 3300 के लेवल्स टीसीएस में देखने मिल सकते हैं। तो लार्ज कैप आईटी स्पेस में से मुझे टीसीएस सबसे बेहतरीन लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से, और उसके अलावा मिड कैप आईटी स्पेस में से एलटीआई, माइंडट्री और कोफोर्ज, ये 3 स्टॉक्स आईटी स्पेस में से मुझे लग रहा है बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं जो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आईटी पर एक व्यू आदित्य अग्रवाल का। आदित्य, इसके अलावा बाजार कमजोर है, लेकिन आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL के स्टॉक में आप देखिए सडन अपसर्ज इस वक्त देखने को मिला है। पिछले दिनों कुछ सेशन से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन और तेजी का मोमेंटम जारी है, और आज के सत्र में भी ये तेजी जो है, नॉट दैट इसमें नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है, लेकिन पॉजिटिव्स की अगर बात करें, लगातार डेट रिडक्शन की है कंपनी ने, और इसके सामने हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है सेल्स ग्रोथ के लिहाज से तो कंसर्न्स ही हैं। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पुअर सेल्स ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, बट द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले इसमें हमने देखा था एक बड़ा सेलिंग कैंडल देखने मिला था और स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है 70 रुपये 50 पैसे के आसपास, और वहां से लगातार हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने मिली है। तो ओवरसोल्ड बिल्कुल है स्टॉक, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है मुझे लार्जर टाइम फ्रेम पे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर था वो अब खत्म हो चुका है। इंटरमीडिएट बॉटम बना दिया है स्टॉक ने एक, बट अपसाइड मोमेंटम अभी भी नहीं आया है। 80 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली है, हमें एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश एडिशन कर सकते हैं आप बिल्कुल। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 80 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकल के सस्टेन करता है तो पोजीशन में और एडिशन करें। ऊपर में आपको 90 रुपए से लेके 95 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, और नीचे में 72 रुपए के स्टॉप लॉस, 72 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा है इसमें। तो 72 रुपीज़ स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे एडिशन करनी चाहिए बिल्कुल, और 80 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें और फ्रेश एडिशन करें। ठीक है, 80 रुपये के ऊपर अगर निकले तो फ्रेश एडिशन करें। छोटी साइज की कंपनी, आई थिंक 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप होगा। बट ये है कि हाँ, रिटेल की स्टोरी और बाकी कंजम्पशन थीम, त्योहारों का मौसम, तो इसको सपोर्ट मिलेगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड को। 90-95 के टारगेट, 72 रुपये का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलिए, ये आपके लिए सलाह है आदित्य जी की तरफ से। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो एसी वाली कंपनीज है ना, इसमें तो हमने तेजी वैसे अच्छी देखी थी, थोड़ी सी बाइंग आज भी हो रही है। वोल्टास आप देखिए करीब 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। वोल्टास के अलावा हम अगर देखेंगे तो ब्लू स्टार में भी तेजी है, लेकिन 1% से कम की ही तेजी है। वोल्टास, ब्लू स्टार और डिक्सन भी, चूंकि इनका भी वो मैन्युफैक्चरिंग ये भी करती हैं, EMS वाली कंपनी ये भी है। आदित्य, कौन सा शेयर आपको बेहतर लग रहा है? कहीं अगर तेजी वगैरह करनी हो तो आपके हिसाब से नजर कहाँ रखें? सबसे पहले नंबर पे इस पर डिक्सन आता है अभिषेक जी, और बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। हम देखें तो एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक, और मुझे लग रहा है इस स्टॉक को ना अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करके रखना चाहिए। लोग चर्चा करते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक में करेक्शन हमें देखने नहीं मिलता है। थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस एक अप मूव आ जाता है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है स्टॉक। 17,000 के ऊपर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है, और मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। एक बार 17,000 के ऊपर निकल जाए स्टॉक तो 19,000 के लेवल्स और फिर 21,000 के लेवल्स, ये दो लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, 19,000 और 21,000। तो बिल्कुल डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए आपको। 16,000 का नीचे स्टॉप लॉस लगाए और 19,000 और 21,000 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, तो उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो वोल्टास भी एक बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल कर आ रहा है। करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन हुआ है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है, तो वोल्टास में भी ये खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। नीचे 1330 1320 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनाए 1330 का, और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 1500 से लेके 1550 के आ सकते हैं। तो वोल्टास और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये दो स्टॉक मेरे रडार पे है और उसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है जो कंजम्पशन थीम है उसमें ये दो स्टॉक्स आपको काफी बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, डिक्सन टेक के लिए 19,000 के टारगेट, 16,000 रुपए का स्टॉप लॉस। व्यू आपके लिए ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज को लेकर। हॉस्पिटल वाली अगर हम कंपनीज की बात करें,
आज तो खैर अपोलो हॉस्पिटल की एक ब्लॉक डील भी थी। अपोलो हॉस्पिटल के 18.9 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं और 1.32% इक्विटी का सौदा हुआ है। प्रोमोटर ने स्टेक बेची है और कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो रकम जुटाई गई हिस्सेदारी बेचकर उसका डेट चुकाने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, बढ़िया है। वैसे अपोलो हॉस्पिटल एक स्टेबल शेयर रहा है, ना बहुत चला है ना गिरा है। हमने देखा था कि फरवरी में भाव थे करीब 6,000 रुपए के आसपास के, अब ये शेयर 8,000 रुपए के आसपास है और जो शुरुआती थोड़ी सी झटका लगा था उससे उबर कर अब ये हम देख रहे हैं कि ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल स्पेस में ही अगर आप फोर्टिस को देखेंगे तो फोर्टिस लगातार चला है। फोर्टिस में अगर आप साल भर में देखेंगे ना तो करीब 80% ये शेयर चल चुका है और इस साल के रिटर्न भी 32-33% के आसपास के हैं। आज थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। चार्ट बेहतर किसका है? सवाल ये है आदित्य, दोनों शेयरों में, फोर्टिस में और अपोलो हॉस्पिटल में। अभिषेक जी, अपोलो हॉस्पिटल बेहतरीन लगता है। नंबर्स के बाद उसमें एक हमने बहुत बड़ा अपमूव देखा था, याद होगा आपको, एक बड़ा मैसिव कैंडल बनाया था और उसके बाद 2-3 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो अपमूव है इसका वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद वापस रिज्यूम करेगा यहाँ पे स्टॉक अपने मूव को। यहाँ पे 8,300 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए, 8,300 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए और नीचे में मुझे लग रहा है अच्छा खासा सपोर्ट इसका जो रीसेंट कंसोलिडेशन लो था वो निकल कर आता है, जो कि आपका 7,800 पे है। तो 7,800 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे और फ्रेश लॉन्ग करे और 8,300 के टारगेट्स इसमें निकल कर आते हैं, उसको बना के रखें। टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन एक नज़र डालते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नए लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जहां बिकवाली हावी हो रही है। चैलेंजिंग तो है मार्केट, इस वक्त कमज़ोर रुपया भी खुला था और इंडेक्स वाइज भी बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ बिकवाली का दबाव है। 24,982 के स्तर। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट सबसे सामने इस वक्त आपके सामने जो आएंगे, डिविज, पूनावाला फिनकॉर्प, केया इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर ताज़ा लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे डिविज लेबोरेटरीज का चार्ट जो है कमज़ोर बाजार में भी दिन की शुरुआत से जो तेज़ी के लेवल इसने पकड़े थे उसे इंटैक्ट रख रहा है। पूनावाला फिनकॉर्प में भी देखें नीचे से स्टॉक चला है और ऑलमोस्ट 2-2.5% के गेंस इस वक्त दिखाते हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फार्मा ही है टू अ लार्जर एक्सटेंट जो कि वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ यहाँ वहाँ कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स भी हैं जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर, जुबिलियंट फूड, इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं ताज़ा खरीदारी बिल्ट होती हुई, लेकिन पार्टिसिपेशन बेहद कम है। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस लिस्ट में आपको BEL मिल जाएगा, परसिस्टेंट सिस्टम मिलेगा, BSE लिमिटेड, एक्सचेंज आंसलरी वाले स्टॉक्स कल नहीं चल पा रहे थे लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ही सही थोड़ा मोमेंटम बिल्ट होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम, BEL और साथ ही BSE लिमिटेड को भी एक बार स्क्रीन पर लाना चाहिए। BSE लिमिटेड में हरे निशान के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है, लेकिन बिकवाली कहाँ हावी हो रही है, लॉन्ग्स अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेस्ले देखें और टाइटन का स्टॉक देखिए। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में भी गिरावट हावी होती हुई, SBI लाइफ, एशियन पेंट्स, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी। आदित्य, एक राय आपसे ये जानना चाहूंगी, बिकॉज मार्केट में हमने पिछले 6 सेशंस का दौर देखा है तेजी का। आज के सत्र में बाजार जो है इस वक्त गिरावट झेल रहा है और गिरावट में अब एट दिस पॉइंट अगर देखेंगे सिर्फ फार्मा स्पेस है जहां हरे निशान में कामकाज है, अब सारे सेक्टर्स में बिकवाली है, एनर्जी, ऑटो, रियल्टी, IT, FMCG इन दिस ऑर्डर और मेटल स्पेस में भी। जो पिछले 6 सेशंस की तेजी थी तब एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे पार्टिसिपेंट्स, आज गिरावट है तो इन तमाम गिरावट वाले सेक्टर्स में से कोई स्टॉक पिकिंग, कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर मार्केट को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? FMCG पे फोकस रखना चाहिए मानसी। मुझे लग रहा है FMCG एज ए सेक्टर आने वाले दिनों में आपको अच्छी खासी रिटर्न्स दे सकता है और आज के ट्रेडिंग सेशन पे क्योंकि मार्केट थोड़ा सॉफ्ट है तो उसमें भी थोड़ी बहुत हमें करेक्शंस देखने मिल रही है। FMCG एज ए सेक्टर मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अब इसमें से अगर हमको स्टॉक्स देखने हो तो HUL एक बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रहा है कि एक अपमूव दिखाएगा। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट है आज स्टॉक, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, ऐड करे पोजीशन पे। 2600, 2550 अच्छा सपोर्ट है, 2600 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 2900 के लेवल्स स्टॉक एक बार दोहराइएगा प्लीज। हिंदुस्तान यूनिलीवर मानसी, HUL।
तो करंट लेवल्स में मुझे लग रहा है इसमें एडिशन करना चाहिए, और 2600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा है 2550 के आसपास, बहुत अच्छा सपोर्ट है। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 2900 से लेके 3000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड करें इसमें, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अमेरिको भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग उसमें हमें देखने मिल रही है। तो अमेरिको में भी फ्रेश एडिशन करे करंट लेवल्स पे। 720 का अच्छा सपोर्ट है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है यहाँ पे 800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जो एफएमसीजी स्टेपल्स है मानसी, वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनिंग करनी चाहिए अपने आप को, अपार्ट फ्रॉम फार्मा, जहां पे आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने मिले। तो ठीक है, ये एक इनफैक्ट गिरावट में खरीदारी के मौके कहाँ पर मिल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए 10 के बाजार की शुरुआत तो हम करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये बताते जाते हैं कि आज आखिर बाजार में इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि इतिनाव स्वदेश कोशिश ज़रूर करता है कि जब सरप्राइजिंग मूव्स आते हैं उसके पीछे की रीजनिंग जो है वो निकालने की हम कोशिश करें। बाजार में गिरावट की वजह लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद एक सेशन मुनाफा वसूली का हो सकता है, और ये भी हम नहीं भूल सकते कि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। वीकेंड में अनिश्चितताओं का डर हमेशा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगा रहता है, क्योंकि इन दिनों विदेशी बाजार से काफी सारे संकेत आते हैं, इसीलिए रिस्क नहीं उठाना चाहते मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवारो का भारत पर एक तल्ख बयान आया था, जो कि सुबह सुबह हमने आपके सामने रखा था। सो अगेन अनसर्टेनिटी विदेशी बाजार से आ रही है। यूएस का भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ जो है वो लगभग फाइनल है। टैरिफ इम्प्लीकेशंस पर नेगोशिएशंस, बातचीत की बात हो रही थी, लेकिन अब तक कोई ऐसा फाइनल टेक इंडिया और यूएस के बीच डील की कोई बातचीत हुई नहीं है। सो यहाँ से भी वो अगर 50% टैरिफ अप्लाई हो जाता है तो फिर अगेन एक अनसर्टेनिटी और एक तरह से नेगेटिव न्यूज़ ही है। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने पर खबर नहीं है, और कच्चा तेल $67 के पार है। जीएसटी दरें फाइनल होने तक प्रोडक्ट्स की खरीदारी टलेगी, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। रेट रैशनलाइजेशन पॉजिटिव न्यूज़ जरूर है, लेकिन कटौती हुई है तो कंज्यूमर्स जो है वेट करेंगे कि उसका फाइनल इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर्स को पास ऑन होता हुआ दिखे, और इसीलिए फिलहाल कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से भी एक डेंट हो सकता है, एक फ्रिक्शन इसी वजह से भी देखने को मिला है। तो ये 5-6 वजह है बाजार में इस वक्त आज की गिरावट की, 6 दिनों की तेजी के बाद गिरावट। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। धन्यवाद मानसी, यू टू एज वेल। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे 10 के बाजार की शुरुआत, और शुरुआत करेंगे इस वक्त की ताज़ा हेडलाइंस के साथ।